के अर्ज सलावत खान आपसे करने कुछ आया है, और 5 रोज हो गए अमर सिंह गौना कर लाया है। वो भी बहुत अच्छे डायलॉग थे कि मैं उसमें कैदी बना हुआ हूँ और ऐसे मेरे एक ब्रेसलेट हाथ में है और मैं वो पकड़ा हुआ हूँ और वो मुझे ले जा रहे हैं। तो मैं ब्रेसलेट की तरफ देख के, ठीक है बॉस क्या है ये, मैं कहता हूँ कि ये मुझे बिल्ला भाई ने दिया है, मेडल है मेरा, मेडल। क्या है ना कि अपन अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। तुम लोग का अच्छा है बॉस, मुझे देखो मैं सारा दिन मेहनत करके तुझको पकड़ा। संजय मिश्रा जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। इस फिल्म से जुड़ी कोई याद अगर हो आपके पास? देखिए ये फिल्म बहुत ही फनी एक स्टोरी है, और जो अश्विनी चौधरी इसके डायरेक्टर थे उनका एक अपना स्टाइल है। उन्होंने लापतागंज मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे सामने बैठे हैं एक बहुत ही हैंडसम, गहरी आंखों वाले और शानदार कलाकार संजय स्वराज। तो आज हम उनसे बात करेंगे उनके आर्ट को लेकर, उनकी कला को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनके ज़िंदगी को लेकर, उनके शौक जो हैं उन बातों को लेकर। तो संजय जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मंदाकिनी जी। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है कि विविध भारती देश की सुरीली धड़कन है जी और यहाँ स्टूडियो में आकर और आपसे बात करके। जी, वही हम आपसे पूछना भी चाह रहे थे कि विविध भारती आकर आपको कैसा लग रहा है, और आपकी ज़िंदगी में, या कहना चाहिए कि फुर्सत के पलों में, क्या कभी विविध भारती सुनते हैं आप? देखिए मैं सिर्फ विविध भारती ही सुनता हूँ। अच्छा अब हो सकता है कुछ लोग इस बारे में बुरा मान जाएं तो मान जाएं, लेकिन ऐसा है कि विविध भारती सुन के हम बड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो गाने हैं, यहाँ का जो म्यूज़िक है, मैं दरअसल उसी को म्यूज़िक मानता हूँ और मैं उसी को संगीत मानता हूँ। और ऐसा मेरा ही कहना नहीं है, आपके जो सारे श्रोता हैं, लाखों करोड़ों, आप इतनी जगह पे जाती हैं, सब आपसे ये कहते होंगे कि किसी बीमार को ठीक करना हो तो उसको सुबह शाम ये आपके विविध भारती सुनवाते रहिएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो बैलेंस में रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे तो श्रोता, जब हम उनसे बात करते हैं फ़ोन इन के ज़रिए, तो पता चलता है कि सुबह 5:55 से रात के 11 बजे तक वो विविध भारती ही सुनते हैं। जी, एक श्रोता तो आपको कुछ 20 साल से ट्राई कर रहे थे फ़ोन, और उनका परसों तरसों फ़ोन जाके लगा। जी, बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं। और कई श्रोता तो रो पड़ते हैं। कई महिलाएं जो हेलो सहेली कार्यक्रम होता है, हेलो सखी कार्यक्रम, उसमें भी रोने लगती हैं जब उनका फ़ोन लग जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप विविध भारती सुनते हैं और आपकी फुर्सत के जो पल हैं वो विविध भारती के साथ निकलते हैं। अभिनय की दुनिया में आने का आपने कैसे सोचा? आज चूंकि हम बात करेंगे आपके अभिनय की दुनिया की, आपकी दुनिया की, आपके शौकों के बारे में, तो अभिनय की दुनिया में आने का आपने कैसे सोचा? क्योंकि जब हम सर्च कर रहे थे तो पता चला कि कॉलेज के ज़माने से आप थिएटर करते रहे हैं। जी, ऐसा है मंदाकिनी जी कि मैं बेसिकली तो एक नौटंकी कलाकार रहा हूँ जी। और नौटंकी एक ऐसी लोक कला है जो कि यूपी की फॉर्म है, और यूपी में पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी, यानी कि हाथरस स्टाइल और कानपुर स्टाइल। लोक कला की इसकी 2 स्टाइल्स हैं। जी बिल्कुल। तो मैं हाथरस स्टाइल में काम किया करता था। बेसिक इसमें डिफरेंस यही था कि जो कानपुर की तरफ की जो नौटंकी स्टाइल है उसमें थोड़ी नज़ाकत और नफासत थी, और जो हाथरस के साइड की थी इसमें वीर रस से ओतप्रोत थी, थोड़ा लाउड थी। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, और हम लोगों ने पेट्रोमैक्स में हम थिएटर किया करते थे। और कानपुर में मशहूर एक बहुत बड़ी कलाकार हुई हैं जिनको बाद में काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले भारत सरकार से, कृष्णा कुमारी जी, उनकी पार्टी थी। और इधर हमारे यहाँ पे छज्जन सिंह एक बहुत बड़े कॉमेडियन हुए थे, तो उनकी पार्टी थी इधर। तो मैं यहाँ पे हाथरस की उसमें काम किया करता था, और करते 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 मुझे मालूम नहीं था कि कब ये शौक़ मुझे ऐसा लगा कि अब ये मुझे और इसको दूसरे लेवल पे ले जाना है। तो बस धीरे धीरे करते 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 आप ये समझिएगा कि मैंने अपने यहाँ से निकल के, छोटी जगह से निकल के, हाथरस से निकल के दिल्ली जाने का मन बना लिया। और दिल्ली जाने का जब मन बनाया और वहाँ जब मैं गया तो मुझे लगा कि ये भी एक समंदर है और मैं सिर्फ कुएं में घूम रहा था।
तो वहाँ से निकल के मैं दिल्ली आया और मेरी अभिनय की शुरुआत जो है, पहला थॉट कि मुझे एक प्रोफेशनल एक्टर बनना है, उसकी शुरुआत वहाँ से हुई। यानी एनएसडी में जाने का ख्याल भी आपको तभी आया? एनएसडी में जाने का ख्याल वहीं पे आया। हाँ। और जिसको कहते हैं ना कि एक अप्रोच की आपको इसको अपनी जीविका बनाना है। जी जी। और आप इसके सिवा कुछ करना नहीं चाहते हैं। मतलब आपकी जिंदगी ही बन गया ना आपका ये पैशन? वो मेरी जिंदगी बन गया पूरी तरीके से। और मैं दिन रात सिर्फ एक्टिंग के बारे में, लिटरेचर के बारे में, नाटकों के बारे में, इन्हीं के बारे में सोचा करता था। तो घर वालों का रवैया क्या रहा? समर्थन मिला, उनका सपोर्ट मिला, या वही जो हर घर की कहानी है? देखिए, जो अमूमन तो जो हर घर की कहानी है जी, वही होता है। और मैं तो चला आया था, कोई नौकरी करने के लिए आया था। तो मेरे घर पे ये पता ही नहीं था कि अब ये नौकरी कर रहा है या क्या कर रहा है। जी। तो जब बाद में उनको पता चला कि ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। और एक बार मेरे फादर चेक करने के लिए भी आए कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। हाँ। क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन वगैरह बड़ा डिफिकल्टी और उससे मिलता है। जी, जी। तो इसीलिए तो बस वहाँ जाके एक लाइन मिल गई, एक पटरी मिल गई जी। और उसी पटरी पे मैं आज तक चल रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाने का ख्याल आया, ये जो सिलेक्शन हुआ, जैसा कि आपने कहा कि आपके माता पिता को, घर वालों को भी नहीं पता था, यानी आपने अपने दम पर ये सब किया। क्या इतना आसान था ये सफ़र? ये सफ़र कैसा रहा? कैसे सिलेक्शन हुआ? कैसे आप गए? किन किन की मदद आपको लेनी पड़ी? क्या जाना एनएसडी को लेकर आपने पहले? देखिए, ऐसा है कि जब सबसे पहले वहाँ पे उतरा था तो वहाँ पे एनएसडी की बाउंड्री के ऊपर बहुत सारे कलाकार बैठे हुए थे। मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ इतना आया कि मैं जानता तो नहीं उन्हें, लेकिन ये लोग वो कुछ जाने पहचाने ऐसे प्रिय लग रहे हैं। और सारे अनजान हैं लेकिन बड़े प्रिय चेहरे लग रहे हैं। अपने लग रहे हैं क्योंकि आपके मन के थे वो लोग ना। जी जी। तो वहाँ बैठ के मैं चाय पीने लगा, दूर से इन सबको देख रहा था, अपने हमारे जितने भी सीनियर कलाकार हैं एनएसडी से निकले हुए हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे मैंने वहाँ श्री राम सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर है जी, एक जगह, वहाँ काम करना शुरू किया। तो राजेंद्र नाथ जी वहाँ के डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और बहुत मतलब मुझे प्रोत्साहित करते थे वो। फिर वहाँ पे पंचानन पाठक जी पढ़ाने के लिए आते थे। एनएसडी की फैकल्टी के बहुत सारे लोग वहाँ पे पढ़ाने के लिए आया करते थे। तो वो मुझे जान गए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारा यही पैशन है और तुम इतने ज़्यादा उसके साथ में सीरियसनेस के साथ काम करना चाहते हो, तो तुम एक काम करो, तुम एडमिशन ले लो अगले साल वहाँ पे एनएसडी में। अच्छा, ये साल तो तुम्हारा रह गया, लेकिन अगले साल तुम वहाँ जाके एडमिशन ले लो। तो निर्मल वर्मा एक बहुत बड़े हिंदी के राइटर हुए हैं। तो उनकी एक कहानी थी, उनका काव्य संकलन है, उसमें कहानी थी कौवे और काला पानी और दूसरी दुनिया। वो मैं स्टेज पे किया करता था और उसको देखने के लिए उस समय जो एनएसडी की डायरेक्टर थी कीर्ति जैन जी, अच्छा, वो अपने फादर नेमी चंद्र जैन जी के साथ आती थी। और नेमी चंद्र जैन उन दिनों नवभारत टाइम्स के बहुत बड़े मतलब क्रिटिक थे, नाटकों को लेके, कहानियों को लेके लिखते करते थे। तो उन्होंने मेरा ये देखा और वो बहुत बड़ी प्रभावित हुई। और जब शो ख़त्म हो गया तो बाद में मैं उनसे मिलने के लिए गया, मैंने उनके पैर भी छुए। तो बोली कि तुम इस बार अप्लाई करना ज़रूर। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया। हालांकि जब हम एडमिशन हुआ हमारा, तो रतन थ्याम जी वो वहाँ तब तक आ चुके थे। जी। तो रतन थ्याम जी हमारे पहले डायरेक्टर थे जी। तो इस तरीके से फिर हमारी एनएसडी की शुरुआत हो गई। जी जी जी। जब थैयाम साहब जैसे डायरेक्टर आपका जो मिले आपको, तो मैं समझती हूँ आप बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट डायरेक्टर और शानदार, अद्भुत डायरेक्टर रहे। तो इंस्टीट्यूट ही रहे। और हमने भी उनका एक प्ले देखा एक फेस्टिवल में, जिसमें सारे कलाकार बंदर बने हुए थे और वो लग रहे थे कि बंदर ही हैं। और वो 4 घंटे से तैयार बंदर ही बन के बैठे हुए थे जब हम भी उसी शो में थे। और जब उनका नंबर आया, पर कहीं नहीं लगा कि वो थक गए हैं। वो उसी तरह से हरकत करते रहे 2 घंटे तक कि एक बंदर कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ बंदरों का मुकाभिनय था। तो इस तरह का जो थिएटर करने वाले कलाकार बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत, अगर आपको प्रोफेशनल एक्टर बनना है तो इस तरीके के लोग अगर आपके आसपास रहें तो आप प्रोफेशनल एक्टर बन ही जाएंगे। जी बिल्कुल। और अनुशासित तो आप तभी हो सकते हैं जब आप रतन साहब जैसे कलाकारों से मिलते हैं। करेक्ट। तो आपने कहा कि आपको वहाँ एडमिशन उसके बाद मिला, तो ये जो सफ़र था कैसा रहा 3 साल का सफ़र? और जैसे हम कॉलेज में एक प्ले करते हैं,
उस वक्त हमारे ख्वाब एक अलग होते हैं कि हम कलाकार बनेंगे, एक्टर बनूंगा, हीरो बनूंगा, हीरोइन बनूंगी। लेकिन जब आप एक असली दुनिया में आते हैं, एनएसडी की दुनिया में, जहाँ एक एक पल आपको सिखाया जाता है अभिनय क्या है, आप वाबस्ता होते हैं उससे। वहाँ घुंघरू बजते हैं। मैं एनएसडी में 2 बार गई तो मैंने देखा कि सुबह से शाम तक एक्टिंग की क्लासें हैं, घुंघरुओं की आवाज़ें हैं, डायरेक्शन है। मतलब एक अजीबोगरीब संसार है, अथाह सागर है एनएसडी का। तो आपका ये 3 साल का जो सफ़र था, जो आपने वहाँ रहकर निकाला, वो कैसा रहा? क्या अनुभव थी उसकी? देखिए, ये एक अनुभव ऐसा है कि ये एक सपनों की दुनिया है। वो वहाँ पे जाके एक से एक बेहतरीन टीचर, एक से एक बेहतरीन किताब, नाटक, और जो बाहर से जो फैकल्टी पढ़ाने वाली आती है, वो लोग इतने गुणी और इतने अच्छे हैं और उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि अगर कोई सीखना चाहे तो वो, मतलब मैं आपसे बता नहीं सकता कि सीखने के लिए एक ज़िंदगी कम है। जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपका दिमाग जो है, आज जो मैं हूँ वो शायद उस समय नहीं था। जी। और थोड़े से जब आप बहुत ही कम्युनिस्ट मेंटालिटी के होते हैं, आप हर चीज को रिजेक्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करने से ज्यादा आप रिजेक्ट करते हैं। जी। तो जो कि मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत बात है। मैं आज जब भी कहीं कोई क्लास एक्टिंग की होती है, सबसे पहले ये बात कहता हूं कि आपकी उम्र में आपका दिमाग ज्यादातर रिजेक्ट करेगा। अच्छी बात है, लेकिन उसको कॉन्शियसली जरा थोड़ा सा पकड़ के रखिए कि वो हर चीज को रिजेक्ट ना करने लगे। आपके अंदर कम से कम ये मादा तो हो कि क्या रिजेक्ट करना है और क्या रख लेना है। बिल्कुल उसी को इंटेलिजेंट बच्चा कहते हैं। बिल्कुल। और ये जो जितनी आर्ट्स हैं, जितनी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, है ना, जो, तो ये वो है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या रखना है और आपको क्या रिजेक्ट करना है। ठीक है, आपने अब जो रख लिया है और उसको कितना सहेज के रखना है और उसके ऊपर कितना काम करना है। तो वो जो वहाँ पे एक से एक आने वाले लोग, वहाँ पे दिन रात, आपने जैसा कहा कि दिन रात एक्टिंग के ऊपर काम चलता रहता है। अब आप सोचिएगा, अगर आप 3 साल उसी माहौल में रहेंगे, उसी तरीके से पढ़ेंगे और आपके आसपास इतने अच्छे दिग्गज लोग रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आप कितने भी खराब सही आप उससे बेटर हो ही जाएंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स में देखिए, कोई ऐसा, तो मैं तो ये मान के चलता था कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाऊं मैं, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप मास्टर तो बन ही नहीं सकते हैं। और कहाँ कब क्या काम आ जाएगा आप कह नहीं सकते। जी, तो इसीलिए देखिए, उर्दू शेर व शायरी और म्यूजिक सुनना, लिखना, पढ़ना, और तरह तरह की भाषाएं, जैसे मैंने उर्दू लिखना पढ़ना, ये सब वो इसी अपने शौक की वजह से सीखा। फारसी, मुंबई यूनिवर्सिटी जब मैं आया, मैंने इतने सालों बाद यहाँ फारसी में एडमिशन लिया। कई भाषाओं की ज्ञाता हैं आप। जी। और फिर मैं रशियन, फ्रेंच, ये सब मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट थे। मुझे ये कोई बताता नहीं था, लेकिन मुझे मालूम था कि एक अच्छा का चुनाव था। जी, एक अच्छा कलाकार बनने के लिए और एक अच्छा वो करने के लिए ये सब बातें बहुत अहम होती हैं और आपको बहुत एनरिच करती हैं, बहुत आपको बहुत रिच बनाती हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार हमारी मुलाकात बैंडिट क्वीन निर्मल पांडे से हुई। बैंडिट क्वीन फेम जो थे निर्मल पांडे, उनसे बात होते होते बात चली उनके संगीत प्रेम पर। तो उन्होंने उसी अंदाज में कबीर वाणी गाई और राजस्थान में आए थे वो, और वहाँ पर उन्होंने राजस्थान की मांड भी गाई। जी। तो मतलब ये एक कलाकार की पहचान है कि आप कहीं भी रहते हो, कहीं के भी हो, वो उत्तराखंड से हैं, नैनीताल के हैं, लेकिन उन्होंने राजस्थानी मांड भी इतनी खूबसूरती से गाई कि राजस्थानी लोगों ने भी वाह वाह कहा। मैंने और निर्मल पांडे ने, वो मुझसे सीनियर हैं जी, लेकिन हम लोग एक ही चारपाई पे उनके घर पे सोते थे। उन्होंने प्ले किया था, और बड़ा बेटा जी, जो कि नैनीताल में ही उनकी जो जन्मभूमि है वहीं हुआ था, तो मैं उसमें रोल कर रहा था और निर्मल पांडे भी उसमें एक रोल कर रहे थे। और हम लोग एनएसडी से, मैं फर्स्ट ईयर में था, वो सेकंड ईयर में थे, तो हम लोग वहाँ गए थे और हमने 2 महीने लगातार वहाँ साथ रहे। तो निर्मल पांडे को सोचने समझने का, जानने का
बहुत बढ़िया मुझे एक चांस मिला, हम पूरा पूरा दिन साथ में रहते थे। बहुत अच्छा लगा। और अब आपने जैसा कि कहा कि आप जो है नौटंकी के कलाकार रहे, आपने यूपी स्टाइल में जो नौटंकी सीखी है और की है, तो एक संवाद हो जाए नौटंकी का और उसके बाद आपकी पसंद का हम एक गीत शुरू में सुनना चाहेंगे। देखिए ऐसा है, आपको मालूम है नौटंकी ओपेरा होता है और सिंगिंग जो है वो बहुत ऊपर के सुर से गाई जाती है। जी बिल्कुल। तो मैं आपको उसका एक थोड़ा सा उदाहरण दूंगा जी कि अब समझिएगा कि अमर सिंह राठौर हम लोग एक खेल खेलते थे। अच्छा। तो उसमें जब अमर सिंह राठौर की शादी हो जाती है और वो बादशाह सलामत को पता नहीं चलता है, लेकिन अमर सिंह राठौर दरबार से गायब हैं, तो जो सलावत खान है वो बादशाह सलामत से उनकी चुगली करने के लिए आते हैं। तो वो आने के साथ कहते हैं वाह के अर्ज सलावत खान आपसे करने कुछ आया है। क्या बात। और 5 रोज हो गए अमर सिंह गौना कर लाया है। आहा। तलब करवाना चाहिए, अरे उसे आना होगा, और वरना 1 रोज का हो 1 लाख रुपया जोरे माना। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये एक स्टाइल होती थी और पूरी पूरी रात इसी जिक्र दरबार में चाचा तुम्हारा आज आया है, तुम्हें कम ज़र्फ बेकारों गवारों में बताया है। वो रहता आगरे में शाहजहां की फौज का अफसर, साथ में था भतीजा राम सिंह चढ़ती जवानी का, साथ में था भतीजा राम सिंह चढ़ती जवानी का। तो ये बहुत सुंदर चौबोला था जी। और एक ये उसके सुर थे। जी जी, बहुत शानदार। इस गीत को गाकर सुनाना चाहेंगे, क्योंकि गाने का जैसा कि अभी आपने अपना परिचय दिया भी है, गाने के आप बहुत बड़े मुरीद हैं, गाने के शौकीन हैं, तो इसको गा के बताइए तो हम इस गाने को सुनवाते भी हैं। जी। तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनना चाहा। और संजय जी, अब हम आते हैं आपके मुंबई प्रवास पर कि आप मुंबई कब आए, मुंबई आना कैसे हुआ, कहाँ रहना हुआ, किस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ। और मुंबई आकर रहना एक अलग बात है और मुंबई में बने रहना दूसरी बात है। हाँ। तो यहाँ आपको सपोर्ट किसने किया, किस तरह से आप फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री की ओर आए, कैसा सपोर्ट मिला आपको और ये कैसे शुरुआत हुई? देखिए, मैं जब दिल्ली सेकेंड ईयर में था जी, तो उमेश मेहरा साहब, FC मेहरा साहब के बेटे, एक फिल्म दिल्ली में शूटिंग करने के लिए आए थे जिसका नाम था आशिक आवारा। आशिक आवारा जी। और वो सैफ अली खान की पहली पिक्चर थी, उनका डेब्यू था। उमेश मेहरा साहब का जो असिस्टेंट था वो हमारा एक दोस्त था, क्लासमेट, NSD का ही। तो वो उमेश मेहरा साहब को असिस्ट करता था। एक कैरेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था फिल्म आशिक आवारा में, यूनियन लीडर का। उनको वहाँ जाके उस कैरेक्टर की ज़रूरत थी, तो उसके लिए ढूंढा ढांडी मची कि किसको बम्बई से बुलाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो बहुत सारे, शक्ति कपूर, ये वो सब उन दिनों, लेकिन शक्ति कपूर बहुत बड़े विलेन थे, वो उस समय फ्री नहीं थे, वो सब नहीं थे। तो हमारे दोस्त नरेश ने, उसने ये सजेस्ट किया कि भाई ऐसा है कि सर आप एक लड़के से मिल लीजिएगा, मेरा क्लासमेट है, आपके इस रोल में फिट होता है। और उसका हुलिया जो है, उस समय मेरे बाल छोटे छोटे थे और दाढ़ी बड़ी हुई थी ज़्यादा, तो बोला सर मेरा हिसाब से ये कैरेक्टर से मिलते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा बुलाओ। तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझसे डायलॉग बुलवा के देखे, तो बोले कि हाँ मुझे लगता है तुम कर लोगे, तो करो। तो मैंने वो किया और वो रोल बहुत अच्छा बैठ गया। तो वहाँ पे जितने सारे एक्टर थे, पंकज धीर साहब थे और बहुत सारे थे, और ख़ुद ये सैफ अली खान थे और 1-2 लोग और थे। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि यार तुम बम्बई आओ
और अच्छा लगेगा और तुम्हें अच्छा काम मिलेगा वहाँ पे। तो मैंने बोला ठीक है मैं आऊँगा। तो फाइनल ईयर करने के बाद में मैं उमेश मेहरा साहब के ज़रिए यहाँ पे बम्बई आया और उनके ऑफिस में मिलता रहता था। और वो एक फिल्म बना रहे थे किला, जिसमें दिलीप कुमार साहब थे। जी। तो ये तो हम आपसे जानना भी चाहेंगे क्योंकि आप ऐसे खुशनसीब कलाकार हैं जिनका सामना दिलीप कुमार साहब से हुआ, जिनके साथ काम करने का आपको मौका मिला। बस आप पूछे मंदाकिनी जी, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे एक खुशनुमा और बेहतरीन दिन है जी। मैं समझता हूँ कि वहाँ जब मैं फिल्म सिटी में शूटिंग थी, और बात ऐसी है कि एक रोल जब उसी तरीके का निकल आए तो आप उसको और बेहतर कर जाते हैं। बात उसमें ऐसी थी कि दिलीप साहब उसमें जज बने हुए हैं और मैं एक यंग 28-30 साल का वकील है जो कि पहली बार केस लड़ रहा है और खूब जोश के साथ में अपना केस पुटअप कर रहा है जी। लेकिन उसके अपोजिट में एक बहुत ही धुरंधर वकील हैं सदाशिवराव अमरापुरकर साहब जी। जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत खामोशी से सुन रहे हैं। तो मैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहा हूं और दिलीप साहब सामने से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये एक इतना बड़ा फुटेज था कि मैं बोल रहा हूँ, वो सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, वो सुन रहे हैं, और वो बहुत लंबा एक सीन था। तो ये और वो मैं कर गया क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये था कि शायद दिलीप कुमार साहब के साथ में करके मुझे पसीना आ जाएगा, घबराहट हो या मैं भूल जाऊंगा, और ऐसा हो सकता है। हाँ। और बहुत सारे लोगों के साथ में हो भी जाता होगा। हाँ। लेकिन शायद मेरी किस्मत उस दिन बहुत अच्छी थी कि एक तो मैं उनको देख के बड़ा खुश था क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतरीन कलाकार इंडस्ट्री ने पैदा किया है एज एन एक्टर। तो बस वो दिन है, मैं आज भी उस दिन को एक दिन में एक बार ज़रूर याद करता हूँ। और जो उन्होंने मुझसे कहा दिलीप साहब ने, हाँ, वो भी हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने आपसे क्या कहा। जब ये शॉट ख़त्म हो गया तो लंच हो गया था, तो वो आगे जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछने के लिए कि सर मैं आया हूँ अभी भी बम्बई और क्या करना चाहिए और कैसा, ये हर आदमी बड़े सीनियर लोगों से पूछता है। लेकिन बड़े डरते डरते मैं दिलीप साहब के सामने जाने की अच्छे लोगों की हिम्मत नहीं होती थी। तो वो मैं डरते डरते उनके पीछे चल ही रहा था कि वो अपने आप ही मुड़ गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मियाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी। तो मैंने कहा सर मैं हाथरस का हूँ और वो आपकी ज़ुबान जो है वो काफ़ी आप साफ बोलते हैं, अच्छा, शफाक बोलते हैं। हाँ। क्या आपका, मैंने बोला देखिए सर एक तो मैं थिएटर से हूँ और दूसरी बात मेरे आसपास का माहौल जो है वो थोड़ा उर्दू दान लोगों का रहा है, तो इस कहला हाँ तभी मैं कहूँ मैं उमेश की तरफ मैंने देखा कि बराबर वो उसने बोला है क्योंकि उसमें उर्दू के बहुत सारे अल्फाज थे। जी। आप चूंकि काम करती हैं और आपसे बेहतर इस बात को कौन जानता है कि आमतौर पे लोग मुल्जिम मुजरिम इन सब में भेद नहीं कर पाते हैं, इन सब में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सब हमारी जो ट्रेनिंग थी ये बड़ी पक्की हुई थी हमारे, और जो मुझे मेरी एक आदत है कि जो मुझे कभी कुछ आता नहीं है तो मैं बिना शर्म किए हुए पूछ लेता हूँ कि ये इसका असली तलफ़ुज़ क्या है इसका। जी। तो इसीलिए मैं शायद हो सकता है मेरी लैंग्वेज वगैरह, तो बस दिलीप साहब का वो मुड़ना और कहना बहुत बड़ी बात और बस वो अपनी वैनिटी के नीचे बैठे हुए थे और फिर उन्होंने मुझे एक कबाब ऑफ़र किया। ये मेरी ज़िंदगी का, अब उन दिनों कोई मोबाइल वगैरह नहीं होता था, वरना मैं उसको कैद कर लेता। बहुत दिनों के बाद मेरे पास उस फिल्म से निकाल के मेरे चाहने वाले ने मुझे भेजा, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे सबसे ऊपर वही सीन लगाया हुआ है। लेकिन आपके दिल में है ना वो बात, वो घटना, वो पल है ना, वो नहीं भुलाए जा सकते, कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकते। तो वो डायलॉग हमें सुनाइए जो आपने उस पहली फिल्म में दिलीप साहब के सामने बोला था। वो दिलीप साहब के सामने तो मैंने इस समय वो मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ ये इतना मुझे याद है कि जज साहब कानून के रखवाले एक ऐसे केस पर पर्दा डाल देते हैं जो उन्हें लगता है कि जो उनके खिलाफ है, और एक सही आदमी जो कि मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम करार दिया जाता है।
और इस तरीके का एक बहुत लंबा डायलॉग था। जी जी। तो बड़ा मजा आया उसको करते हुए। वो मेरी यहाँ से एक शुरुआत थी। जी बिल्कुल। जब मैं बम्बई में आया। तो संजय जी, अब बात चल रही थी आपके डायलॉग की, तो एनएसडी के दौरान भी आपने कई स्टेज शो किए हैं और बहुत सारे नाटक किए होंगे। और तो किन नाटकों का शानदार मंचन हुआ जो आज भी आपको याद है? उन्हीं में से कोई एक डायलॉग हो जाए। देखिए, मैं आपको तुगलक का डायलॉग सुनाता हूँ, जो कि बहुत फेमस है। जी, गिरीश कर्नाड जी का लिखा हुआ, और एक एक शब्द उसका सुनने वाला है। और जब तुगलक परेशान है और उसको लगता है कि उसके आसपास ही धोखा दे रहे हैं लोग और कुछ सुन नहीं रहा है, अफरा तफरी का माहौल है, तो वो डिसाइड करता है और अपने सिपह सालार को बुलाता है। तो कहता है कि ऐसा क्यों होता है बरनी, जिन लोगों पर हम यकीन करते हैं आखिर वही बागी क्यों हो जाते हैं। तवारीख की एक ऐसी उलझी हुई पहेली है बरनी, क्या हमारी हुकूमत का भी वही अंजाम होगा कि वो रात की तारीकी को चीर कर खो जाने वाली खौफजदा चीख बनकर रह जाए। क्या बात। क्या क्या उम्मीदें बांधी थी कि तख्त नशी होंगे तो एक मिसाली हुकूमत कायम करेंगे। चाहते थे हमारी सल्तनत में हर काम एक इबादत हो, हर इबादत एक इल्म की सीढ़ी हो, हर सीढ़ी खुदा को पाने का पाक जरिया। वाह। लेकिन नहीं, यहां तो इबादत में भी सियासत की बू आ रही है बरनी। अब मैं इस नापाक इरादे को ही जिला वतन कर दूंगा। ऐलान कर दो कि दिल्ली की रियाया दौलताबाद जाने के लिए तैयार हो जाए। अब किसी भी घर की खिड़की से धुआं ना निकले, किसी भी घर की चिमनी से रोशनी नजर ना आए, यह दिल्ली वीरान हो जाए, तभी मुझे तसल्ली होगी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। रोंगटे खड़े हो गए हैं संजय जी, और लग रहा है कि पूरा नाटक जो है सामने देख लिया है मैंने आपके इस डायलॉग को सुनकर। लगा तुगलक नाटक तो वैसे भी इतना शानदार नाटक था। तो ये कैरेक्टर आपके दिल के ज्यादा करीब रहा? कोई ऐसा कैरेक्टर और भी जो, इतने नाटक आपने अपने एनएसडी के दौरान किए होंगे, कोई जो कैरेक्टर जिसको करने में बहुत दिक्कत आई हो, लगता हो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, फिर भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा हूं जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं या पहुंचा जाना चाहिए? हाँ। तो उसका कुछ बताइए हमें। देखिए, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्ले थे जो कि खासतौर से नाटकों के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि वो इतनी गहराई से और इतनी परत दर परत लिखे होते हैं कि एक के ऊपर एक परत चढ़ी हुई होती है। तो किसी भी कलाकार के लिए उसको खोलना, ये एक अच्छा कलाकार और एक नॉर्मल कलाकार, उसमें यही फ़र्क होता है। एक जो अच्छा कलाकार होगा वो उसको राइटर की रूह तक पहुंचने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से राइटर कहना चाह रहा है वो उसी तरीके का वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अब आप जैसे जूलियस सीजर था, जूलियस सीजर हमारे साथ अलकाजी साहब ने करवाया था। उनका तो खैर अलकाजी का तो क्या कहना। अब देखिए, उसमें मैं एक रोल करता था जिसका नाम था क्या कहते हैं, मेटलस सिम्बर। वो एक सिपाही था जो कैसियस का कॉन्फिडेंट था, जो कि उसका कॉन्फिडेंट था। अब वो मरा पड़ा है सामने, तो वो उसको सिर्फ 4 लाइनें बोलनी हैं। तो मुझे आज तक याद है कि मेरे डायरेक्टर ने मेरे को किस मूड से बताया था, क्या बताया था। लेकिन वो कहते ना कि 2 लाइनें आपने बोली और किस तरीके से बोली और कैसे बोली कि पब्लिक के दिमाग में ये रह जाएगा कि हाँ इसने कुछ बोला जी। कि अब वो सामने मरा पड़ा है कैसियस, तो वो कहता है अब मैं मुक्त हूं स्वामी, मगर मैं चाहता मुक्ति ऐसी, ये तो नहीं था। अब मैं यहां से कहीं दूर चला जाऊंगा, अब मुझे कोई भी रोमन छू नहीं पाएगा। आज के बाद मैं मुक्त हूं स्वामी। अब वो ये बात बोलना, ये बात करना, तो ये बहुत मुश्किल था। ये देखिए, ये सब काम इतना मुश्किल होता है। और इसके लिए मैं जानता हूं अलकाजी साहब, जो लोग एनएसडी में पढ़े हैं या जो लोग नाटकों के बारे में जानते हैं या अभिनय से जिनका ताल्लुक रहा है, वो अलकाजी साहब को जरूर जानते होंगे कि वो आदमी एक एक लाइन के बारे में और एक एक शब्द के बारे में इतना वो रहते थे। और ऐसी बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आपको ख़ास तौर से जो बताना चाहता हूँ वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रश्मि रथी मैंने किया था। अच्छा। हाँ। तो रामधारी सिंह दिनकर जो कि राष्ट्रकवि रहे हैं, और उनका जो
कृष्ण की जो चुनौती है और जो संवाद है, वो मुझे हमेशा से ऐसा दिल को लगता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी कोई क्लास लेता हूँ, मैं ये ज़रूर उनको याद करने के लिए देता हूँ और उनको सुनाने के लिए देता हूँ। इसको हज़ारों लोगों ने अपने अपने तरीके से कहा। लेकिन आप जो उसका एक एक शब्द का जो एम्फसिस है, जो उसका जोर है कौन से शब्द पे, उसका क्या मूड है, ये एक देखने वाली चीज़ है। अगर आपकी इजाज़त हो तो वो मैं सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहाँ से शुरू होता है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। अब वो उसके आगे बढ़ते हैं कि मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तुम दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। डगमग डगमग दिग्गज डोले, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिध बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेले हैं। दृघों तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जर शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजात अमर, शतकोट शतकोट रुद्र शतकोट काल, शतकोट सरत चर सिंधु मंद्र। और फिर अंबर पे कुंतल ताल देख, पद के नीचे पाताल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। बहुत तो ये जो चीज़ है ना, ये मैं हमेशा अपने साथ इन सब यादों को रखता हूँ, इनको संजो के रखता हूँ। ये किसी भी कलाकार के जीवन की थाती है, उनका धन है, संपदा है। अगर इन चीज़ों को जी लिया एक कलाकार ने, इन पात्रों को जी लिया है, तो वो कभी इनसे अलग हो ही नहीं पाता है। और मैं आपको देख रही हूँ, आपके अंदर वो भाव आ गया था अभी इसी दौरान, तो बहुत अच्छा लगा। तो जो आपको दर्शकों की प्रशंसा आलोचना भी मिली है, जाहिर है जब आप मंच पर होते हैं तो दर्शक सामने होते हैं और हाथों हाथ हमें प्रतिक्रिया मिल भी जाती है। तो कभी ऐसा लगा हो जब बहुत प्रशंसा मिली हो और कभी आलोचना का शिकार भी होना पड़ा हो? देखिए, मुझे बस आलोचना का शिकार एक बार मैं अपने ही डायरेक्टर थे, लेकिन वो हमारा क्लासरूम का प्रोडक्शन था, उसमें कुछ दर्शक वगैरह नहीं थे, हम लोग आपस में ही थे। तो मैं ये समझता हूँ कि कभी कभी आप किसी और दूसरी धुन में होते हैं, मूड में होते हैं, कुछ होता है। तो एक कुछ हम प्ले कर रहे थे, क्लासरूम प्रोडक्शन कर रहे थे, और वो बेसिकली सीन वर्क होते हैं हमारी क्लास में, एनएसडी में। तो हैमलेट को लेके मैं कुछ सीन वर्क चल रहा था। तो मैं समझता हूँ कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था जहाँ पे हमारे डायरेक्टर चाहते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम समझ ही नहीं रहे हो जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, और फिर अब तुम मुझसे अकेले में अलग मिलो, तो मैं तुमको अलग से समझाऊंगा। तुम पता नहीं क्या है, 2 दिन से तुम यहाँ आ रहे हो और तुम एक अलग ही मूड में आ रहे हो। तो पता नहीं मैं उन दिनों किसी मूड में रहा हूँगा या कुछ रहा होगा, लेकिन बाद में जब उन्होंने अलग से मुझे समझाया तो मुझे बात समझ आई कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन आम तौर पर मैंने जितनी भी परफॉर्मेंस की है मंदाकिनी जी, मैं अपने आप को बड़ा मेहनती कलाकार मानता हूँ। तो मैं मेहनत करता हूँ और मैं ये मौका नहीं छोड़ता हूँ किसी के लिए भी कि कोई मुझे मेरे ऊपर उंगली उठाए।
जी, एक कलाकार की ये ईमानदार प्रयास होना भी चाहिए। तो जो प्रोड्यूसर हमको पैसे दे रहा है तो ये उसका पूरा हक है कि उसको सर्विसेज भी पूरी मिले। जी, कलाकार का वो अंत ले लेता है, देखा जाए तो जो डायरेक्टर होता है वो कलाकार का अंत ही ले लेता है, आखिरी जो बूंद है खून की वो भी वो निकाल लेता है अगर एक अच्छा डायरेक्टर है। हाँ, तो मैं हमेशा से लकी रहा हूँ कि मैंने जो भी काम किया है, और आजकल भी हम एक नया शो कर रहे हैं और उसमें भी मैं बड़ा खुश हूँ और वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मुझे कभी बहुत ज़्यादा इस तरीके का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं अपना काम बहुत सीरियसली करता हूँ और मैं किसी को कहने का मौका नहीं देता। इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को लकी भी मानता हूँ कि मैं जो काम करता हूँ वो बहुत अच्छे ढंग से करता हूँ। जी, बिल्कुल डंके की चोट पर करता है कलाकार अपनी बात, बिल्कुल सही कहा। तो जैसा कि आपने बताया कि आखिरी इंतकाम ये फिल्म आपकी शुरुआती फिल्म थी, जहाँ से आपको एक क्या कहते हैं जिसे शुरुआत मिली फिल्म इंडस्ट्री में आने की। जी, 2003 में आपकी एक फिल्म आई गंगा जल। जी, और ये फिल्म बहुत ही शानदार फिल्म थी और चर्चित फिल्म रही, जो शायद बिहार की सच्ची घटना पर केंद्रित थी। करेक्ट। तो आप इसमें पप्पू ठेकेदार की भूमिका में थे। तो ये फिल्म आपको कैसे मिली? कलाकारों के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? निर्देशक के साथ तालमेल कैसा रहा? क्या रिस्पॉन्स मिला? वो प्रकाश जी के ऑफिस में हम गए थे मिलने के लिए, और उनको लगा कि ये कैरेक्टर पप्पू ठेकेदार के रोल में ये फिट बैठेगा जी। तो वो उन्होंने मुझको काम दिया, और प्रकाश जी के साथ काम करना बड़े एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि बहुत रेप्यूटेड डायरेक्टर हैं और उसमें एक ऐसा गुड लक रहा कि उसमें अजय देवगन हीरो थे और उसके बाद में मैंने लगातार 4-5 फिल्में अजय देवगन जी के साथ में की, अपहरण की, परवाना की, और ये गंगाजल तो थी, और क्या कहते हैं अतिथि तुम कब जाओगे, ये भी उनके साथ में की। तो कभी कभी एक ऐसा संयोग बन जाता है, और लेकिन वो एक कॉमर्शियल फिल्म थी और हिट हुई, तो उससे मुझे एक अच्छी पहचान मिल गई। जबकि हालांकि उससे पहले, ये गंगाजल से पहले फिल्म आई थी मंगल पांडे। अच्छा, ये उससे पहले आ गई? जी, मंगल पांडे उससे पहले आई थी। अच्छा। जो केतन मेहता जिसके डायरेक्टर थे। तो केतन मेहता साहब के साथ में मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छी रही है। वो एनएसडी में हमारे टीचर भी रहे थे। तो यहाँ आके उनका एक मैंने बहुत ही पॉपुलर टीवी शो था सी टीवी का, प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही रेप्यूटेड शो था जी। वो मैंने उनका किया था। उसके बाद में जब उन्होंने ये बनाया मंगल पांडे, तब मैं उसमें ईश्वरी प्रसाद की एक भूमिका की थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था और आमिर खान साहब के साथ बहुत मज़ा आया काम करने में। और लेकिन क्या था मंदाकिनी जी, मेरा उस समय तक मैंने आपको बताया कि ये जो बड़ी बड़ी फिल्में थीं ये चुनिंदा बन रही थीं। ज़्यादातर एक इंडस्ट्री में एक ट्रेंड शुरू हुआ था कि छोटे बजट की फिल्में बनना। अच्छा। तो इंडस्ट्री ने उनको बी और सी ग्रेड का नाम देना शुरू कर दिया था। तो क्योंकि वो बहुत छोटे बजट की थी और 15 दिन में और 20 दिन में और साउथ में जाके शूटिंग हो जाती थी और ये सब होता था। तो हम तो, क्योंकि हमारी रोजी रोटी यही है जी। तो शुरू में हमने पैसा कमाने के लिए 1-2-3 फिल्मों में काम किया, लेकिन वो अंदर के कलाकार ने तब हमको रोक लिया कि हम यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, नाम कमाने आए हैं और अच्छा काम करने के लिए आए हैं। तो वहाँ से मुख मोड़ के अचानक टेलीविज़न ने जो करवट बदली थी और अच्छे अच्छे शोज बनने लगे थे, और जिसमें संजय खान साहब एक बहुत बड़ा शो बना रहे थे जिसका नाम था ग्रेट मराठा। बिल्कुल सर। तो उसमें मैंने एक बहुत अहम किरदार विश्वास राव की एक भूमिका निभाई थी, और जिसमें कि सारे पॉपुलर एक्टर, उन दिनों महाभारत सीरियल हिट होके चुका था, तो पंकज धीर, शाहबाज खान, मुकेश खन्ना, ये परीक्षित साहनी जी, सभी धुरंधर कलाकार थे। और मुझे उसमें पंकज जी के भतीजे का रोल, क्योंकि पंकज जी पेशवा थे, मैं भी पेशवा का रोल कर रहा था। अभी पंकज जी की डेथ हो गई, बड़े दुख हुआ सुन के। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, एक टेलीविज़न की दुनिया में मेरा काफ़ी उससे नाम हुआ, और उस एक शो की वजह से बड़ा एक लिंक बनता चला गया कि ज्योति स्वरूप जी, जिन्होंने की बुनियाद डायरेक्ट किया था जी, वो बना रहे थे एक शो परवरिश जी टीवी के लिए। तो मेरा जब एक एपिसोड रिलीज़ हुआ रात को 9 बजे दूरदर्शन पे, एक सीन था, उसको देखने के बाद मैं रात को वहीं पे जहाँ हम शूटिंग करते थे सामोद पैलेस में, वहीं पे फ़ोन आया ज्योति स्वरूप जी का
कि भाई वो जो अभी जो वो सीन जो चल रहा था वो आप ही हैं क्या? उन्होंने वहाँ कांटेक्ट करके, मैंने बोला जी सर मैं ही हूँ। बोले मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, NSD से हूँ और मेरा नाम ज्योति स्वरूप है, तुम जब बम्बई आओ तो मेरे को मिलो, देयर इज़ द रोल फॉर यू। अरे वाह। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं आता हूँ अभी 10-5 दिन में। तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे हाथों हाथ वो बहुत अच्छा कैरेक्टर दिया, और उसमें भी किरण कुमार साहब थे, तो बहुत अच्छा उनके साथ काम करने का मौका मिला। जब मैं वो कर रहा था तो नीना गुप्ता जी के पार्टनर थे अनुपम कालीधर, उन्होंने मुझे देख लिया उसमें, तो वो दर्द का एक सीक्वल बना रहे थे, गुमराह, जिसमें कि इरफान खान साहब थे, नीना गुप्ता जी थी, मनोहर सिंह थे, मोहन भंडारी थे, वो बहुत बड़े बड़े लोग थे जी। तो वो एक के बाद एक मेरी चेन बनती चली गई। उसमें मैंने मनोहर सिंह के छोटे बेटे का रोल किया था जी। तो इस तरीके से धीरे धीरे मुंबई में काम होता रहा। तो मैं टेलीविजन भी कर रहा था और फिल्म्स भी कर रहा था। जी बिल्कुल, आपकी हम टीवी की दुनिया की बात करेंगे कि आपने इतने धारावाहिक किए हैं, लेकिन कुछ फिल्मों का लालच हम नहीं हटा पाए। जैसे कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म की, गांधी माय फादर। तो ये फिल्में ऐसी हैं जिन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो आप इसमें एक रोल में थे, और कैसे आपको ये फिल्म मिली? और बड़े बड़े कलाकार थे, अक्षय खन्ना, शेफाली शाह, दर्शन जरीवाला, भूमिका चावला, और आप थे उसमें। तो एक अलग किस्म की फिल्म थी जी। क्या अनुभव हुआ इस फिल्म को करके? कोई डायलॉग अगर याद हो आपको अपना? देखिए अभी तो वो बहुत साल पुरानी बात है, उसका डायलॉग याद नहीं है मुझे, लेकिन वो मुझे कहानी याद है कि क्योंकि जो इसके जो डायरेक्टर थे मिस्टर फिरोज खान, हम प्ले कर रहे थे सेल्समैन रामलाल सतीश कौशिक जी के साथ में, जिसके डायरेक्टर फिरोज खान ही थे जी। तो फिरोज खान साहब मुझे पसंद करते हैं वो एज एन एक्टर। तो जब वो ये डायरेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने मुझे एक बार बोला कि रात को आओ, बहुत अच्छा सीन तुम्हारे लिए है और इस फिल्म में तुम्हें काम करना है। तो हम वहाँ पहुँचे, चर्च गेट में पूरी रात की शूटिंग थी। तो वहाँ बड़ा मस्ती, वो अक्षय खन्ना के साथ में जो उसके 4 जो दोस्त थे और वो सब शराबी थे। तो इसमें ये रियल इंसिडेंट था। तो वो सब लोग थे वहाँ पे, और जिस तरीके से उनको पुलिस वालों ने कलकत्ता में पकड़ लिया था, जिसमें ये हरी राम जी, इनका नाम असली वो था हरी राम और समथिंग, अक्षय खन्ना का जो गांधी जी के जो बेटे थे, जो पुत्र बने थे। हाँ, पुत्र बने थे। तो वो एक बहुत बड़ा हरिदास। तो वो एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा, बड़ा मज़ा आया वहाँ सब काम करते हुए। तो ये सब जो फिल्में हैं, आपने बिल्कुल सच कहा, ये सब फिल्मों में काम करने के बाद में एक पब्लिक की नज़र में जी हमें एज एन एक्टर लेके एक सीरियसनेस बढ़ी जी। और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने भी उस चीज़ को देखा और सराहा, और लोगों ने भी सराहा आपको। टेलीविज़न की दुनिया से दूरदर्शन की दुनिया में तो सभी जानते हैं, या इतने धारावाहिक आप कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े फलक पर जब आप आते हैं तो थोड़ा सा और छा जाते हैं दुनिया की निगाहों में। एक फिल्म आई थी मुसाफिर, इसमें भी काफ़ी लोग थे, अनिल कपूर, संजय दत्त जैसे कलाकार थे, उसमें आपने भी रोल किया। और एक फिल्म थी गुरु, जो काफ़ी पसंद की गई थी, अभिषेक बच्चन के साथ आपका भाई का रोल था। करेक्ट। तो किस तरह का अनुभव रहा अभिषेक बच्चन के साथ काम करने का? आपकी अपनी जो कला थी वो किस रूप में और निखरी? देखिए, अभिषेक बच्चन साहब बहुत ही एक कमाल के इंसान हैं, बहुत ही सीधे, शरीफ और बहुत अच्छे। तो उनके साथ में काम करना बड़ा आसान रहता है जी। जैसे ये अजय देवगन हैं, और ये भी अभिषेक बच्चन साहब भी, ये सब इनके साथ, इन लोगों के साथ में काम करना बड़ा आसान रहता है। कोई आप सजेशन दीजिएगा, ये फ़ौरन उस सजेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ आप बोल दीजिएगा कि मैं ऐसे बोलता हूँ, आप ऐसे कर लीजिए। उसमें ऐश्वर्या राय जी भी थी, वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, मतलब एक्टर्स के लिए, और सब लोग इनके साथ अच्छा। मुसाफिर की जैसे आपने बात कही, मुसाफिर में इतना ज़बरदस्त सीन है मेरा और आदित्य पंचोली का जी। और संजय गुप्ता साहब ने क्या किया था, कैमरा गाड़ी के ऊपर लगा के और हमको एक्सप्रेस वे पे, पूना एक्सप्रेस वे पे छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, कैमरा ऑन करके कि अब आप जाइए आगे, हाँ। और आप ही लेके जाइएगा, और बीच में रुक के जब डायलॉग कंप्लीट हो जाए तो आप वापस आइएगा, और अच्छा। कैमरा वहाँ ऑफ कर दीजिएगा। आदित्य पंचोली जी को ऐसा उन्होंने बोला। और हम लोगों के बीच में जो जिस तरीके के डायलॉग हैं, और वो भी बहुत अच्छे डायलॉग थे कि मैं उसमें कैदी बना हुआ हूँ, और ऐसे मेरे एक ब्रेसलेट हाथ में है और मैं वो पकड़ा हुआ हूँ और वो मुझे ले जा रहे हैं। तो बोले
तो मैं ब्रेसलेट की तरफ देख के, ठीक है बॉस, क्या है ये? मैं कहता हूँ कि ये मुझे बिल्ला भाई ने दिया है, मेडल है मेरा, मेडल। क्या है ना कि अपन अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। तो वो कहता है तुम लोग का अच्छा है बॉस, मुझे देखो, मैं सारा दिन मेहनत करके तुझको पकड़ा, अब कोई काले कोट वाला कौवा आएगा और तुझे छुड़ा के ले जाएगा। क्या बात, क्या व्यंग्य। पर देख, अब बता वो बैग कहाँ है, तुझे मैं छोड़ दूंगा। तो मैं कहता हूं कि तुम आदमी अच्छे हो, तुम्हारे अंदर सलीका है, आदमी देख के बात करते हो। मैं बिल्ला भाई का आदमी हूं, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो। और लाके वो बैग उसको, इतना बढ़िया सीक्वेंस था वो। और वहाँ आके गोली चलती है और ये चलती है और उसका लास्ट में डायलॉग कि बिल्ला होगा अपने बिल में, गोवा का टाइगर मैं हूँ, और वहाँ वो गोली मारता है। क्या एक ठहराव के साथ और बहुत बढ़िया सीन है वो। जो भी देखता है वो मस्त हो जाता है। वाह, बहुत सुंदर। संजय जी, आपकी फिल्मों की जब बात चल रही है तो शरद जोशी की लघु कहानी पर एक फिल्म बनी थी, अतिथि तुम कब जाओगे, है ना? इसमें भी आपने काफी अच्छा काम किया है और अजय देवगन, कोंकणा सेन शर्मा और परेश रावल जैसे, अखिलेंद्र मिश्रा साहब इसमें थे, संजय मिश्रा जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। इस फिल्म से जुड़ी कोई याद अगर हो आपके पास तो हमसे साझा कीजिए। देखिए, ये फिल्म बहुत ही फनी एक स्टोरी है, और जो अश्विनी चौधरी इसके डायरेक्टर थे, उनका एक अपना स्टाइल है। तो उन्होंने लापतागंज एक शो किया था, टीवी पे बड़ा फेमस शो हुआ था वो। तो ये जैसे कि एक पता नहीं क्या अजय देवगन साहब के साथ में एक संयोग सा बन गया था। मैंने जितनी भी फिल्में उनके साथ में, मैं तो यही मानता हूँ कि जितनी भी की हैं वो सारी फिल्में ऐसी हैं, वो सारी हिट हुई हैं जी, सारी की सारी। तो ये फिल्म भी ऐसी हुई थी कि जब हम वहाँ पहुँचे, यहाँ पे फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूटिंग थी, और जब ये अश्विनी चौधरी साहब बड़े असमंजस में थे, क्योंकि ये कॉमेडी भी है, और लेकिन उनकी कॉमेडी करने का स्टाइल एक अलग है। वो बहुत ही नेचुरल, और वो व्यंग वाली कॉमेडी है उनकी, जिसमें कुछ करना ना पड़े और वो सब करना पड़े। तो बस उन्होंने मुझे देखा और सुना, और फिर वो मुझसे बोले कि यार मुझे भरोसा है तुम कर लोगे, और ज़रा अजय के साथ में लाइन वगैरह ये सब वो कर लो। तो हम लोग बैठे अजय जी के साथ में। तो अजय जी मुझे पहले से ही जानते थे, तो उनको भी भरोसा था। बोले यार ठीक है, लाइन वाइन सब हम कर लेंगे और हो जाएगा। हम डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचे हैं, उस पे लोकेशन पे, कि जहाँ पे मैं हनुमान जी बना हुआ हूँ, और वो सब शिकायतें चल रही हैं कि यार मेरा ये नहीं है, मेरा वो करवा देना, अगली बार ये करवा देना। और इनके अजय देवगन और कोंकणा के घर में वो अतिथि घुसे हुए हैं, परेश रावल साहब, और वो वहाँ शिकायतें लेके आते हैं। और ये जिस तरीके से उनको कि चाची बीमार है और चाची मर गई, और चाचा तुम आज ही आ जाओ, अतिथि को किसी तरीके से निकालना चाहते हैं। और वो सीक्वेंस इतना फनी सीक्वेंस है, और करते समय हम आपको सच बात बताएं, वो किसी को नहीं पता था कि ये सीक्वेंस ऐसा बन जाएगा। और उसके बाद में वो जेल में जाता है, और वो मैंने सिर्फ इम्प्रोवाइज़ किया था, लेकिन बाद में वही बढ़िया लाइन बन गई कि सामने मुकेश थे सामने, और क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि थप्पड़ मारने के लिए आते, तो मैं कहता हूँ यार एक्टर हूँ, मुंह पे मत मारना, मुंह पे मत मारना, फेस पे मत मारना, फेस पे मत मारना। तो और वो उधर से अजय देवगन ने वो चिल्ला रहे, मारो मारो साले, इसने ही कहा था। तो वो टाइमिंग आपस में एक दूसरे की कॉमेडी इतनी बढ़िया बन गई कि कायदे से फिल्म में वहीं से हंसना लोगों का शुरू होता है। आपका चेहरा भी और जो आपकी आंखें हैं, हाँ, उस सीन में बहुत ही खूबसूरत लगे। और वो ये कहते हैं यार ये तू क्या कर रहा है, यार ये तू संभाल, अरे यार ये क्या हो रहा है। तो वो जो वहां से जो शुरुआत होती है, फिर उसके बाद में क्रेसेंडो जो फिल्म का जो बनता है, और लोगों को उसमें मजा, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि दरअसल कॉमेडी फिल्म है और हंसी मजाक फिल्म है, वहीं से आगे जाके शुरू हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा एज एन एक्टर बड़ा चैलेंज रहता है, और मजा भी आता है करने टाइम्स हैं, कॉमिक, वो जो टाइमिंग है वो बहुत जबरदस्त थी। आप तो जानती है सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कॉमेडी करना।
तो वो एक अगर बन जाए तो जी। वो पूरी टीम की जीत होती है एक जी तरीके से। बिल्कुल, और वो वाकई इस फिल्म में था, और बहुत ही व्यंग्यात्मक फिल्म तो थी ही, क्योंकि जी जी शरद जोशी साहब की लघु कहानी पर केंद्रित थी। जी हाँ। लेकिन जो अभिनय था सभी लोगों का वो बहुत ही मजेदार किस्म का था। अरे बहुत मजा आया पिक्चर बहुत में। अच्छा लगा, और आपको देखकर भी अब हम याद कर रहे हैं कि हाँ हाँ आप वहाँ थे ना, खड़े थे। करेक्ट। तो और भी अच्छा लग रहा है जब आपको सामने हम आपसे बात कर रहे हैं और इस फिल्म से जुड़ी यादें जी शेयर कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम आपकी सीरियल की दुनिया के बारे में, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मशरूफ़ हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत जी काम कर रहे हैं, और शानदार आपके लगभग सारे सीरियल जिनका भी नाम मैंने पढ़ा, देखा या आपको जहाँ पर भी देखा, वो सब बहुत हिट हुए हैं, जी लोगों के बीच में काफ़ी पसंद किए गए हैं। तो आपने 1997 यानी 1997 में आपने जो है एक धारावाहिक ओम नमः शिवाय से अपना डेब्यू किया था। जी तो इसके बारे में बताइए। जी देखिए, डेब्यू तो मेरा वैसे अगर आप कहेंगी तो वो उससे पहले फिल्म में हो चुका था। फिल्म में हो चुका था, लेकिन ओम नमः शिवाय एक ऐसा शो था कि जो कि दूरदर्शन पे प्राइम टाइम पे आता था, 9 बजे आता था, और भोलेनाथ के भक्त पूरी दुनिया में हैं, तो इसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा थी। और जो उसमें जो मैं इंद्र का कैरेक्टर करता देवराज इंद्र बने थे। देवराज इंद्र जो था, वो जो लिखा गया था ना, वो बहुत अच्छा था। वो मतलब इस तरीके से राइटर ने और धीरज साहब डायरेक्ट करते थे उसको, तो जिस तरीके से उसकी जो लेखनी थी वो करने में मुझे मज़ा आता था कि देवराज इंद्र की जो पोजीशन है, देवराज इंद्र हमेशा ये डरे रहते थे कि कहीं उनका सिंहासन छिन न जाए। जी। क्योंकि शुक्राचार्य भी बहुत भोलेनाथ के भक्त थे, देवराज इंद्र भी भोलेनाथ के भक्त हैं, और दूसरे देवता भी भोलेनाथ से आगे पीछे लगे रहते थे। तो इसीलिए देवराज इंद्र को हमेशा से ये जैसे ही कोई राक्षस भोलेनाथ की ज्यादा तपस्या करता था तो इनका सिंहासन डोलता था और ये परेशान रहते थे। तो वो एज एन एक्टर एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और उसको मैंने आपको अब बता रहा हूँ, मैंने उसको वो सब करने की कोशिश की थी जो दिलीप कुमार साहब ने मुझसे जो कहा था, जो मुझसे बातें करते थे, वो उन्होंने मुझसे कहा था जब मैं उनसे पूछा था कि सर मैं वो पेड़ के नीचे बैठ के फिल्म सिटी में कि मैं कैसे होना चाहिए। बोले देखो भाई ऐसा है, हर एक एक्टर के टोकरी में जब वो निकलता है घर से तो कुछ फ्रूट्स होते हैं, बस वो घुमा घुमा के उन्हीं को चलाता रहता है, उन्हीं के साथ काम करता रहता है, लेकिन संभल के करना चाहिए। तुम्हारे पास गिने चुनी चीज़ें हैं, गिने चुने ऑप्शंस हैं, तो आपको रोल जिस तरीके के मिलते हैं भाई, आपकी जो इमेज बन जाती है आपको उसी तरीके के रोल मिलते रहते हैं। हाँ हाँ। आप यहाँ आपने देखा होगा कि कुछ एक्टर्स ऐसे थे कि जिन्होंने एक बार पुलिस इंस्पेक्टर बने तो सारी जिंदगी पुलिस इंस्पेक्टर बनते रहे। जगदीश राज जो है सबसे बड़े उदाहरण है। हाँ जी, ऐसे बहुत सारे कलाकार, कुछ लोग गुंडे बनते थे तो पीछे खड़े हुए मूछें लगा के गुंडे ही वो बने ताउम्र। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये कलाकार के साथ एक नाइंसाफी है। अगर शायद जगदीश राज जी को कोई और भी रोल मिलता तो वो निभाते थे उसको। बिल्कुल सही। तो मैं इस चीज से बड़ा डरता था, तो इसीलिए मैंने मुझे ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर कर रहा हूँ तो एक इतने सेट पैटर्न के साथ करूँ कि मुझे लोग वही समझने लगे, हर जगह वही रूप में देखा जाए। मैं इस पर आपसे बात भी करूंगी कि टाइपकास्ट होने का जो खतरा है वो उससे कैसे जूझता है कलाकार, पर लेकिन आप अपनी बात बताइए अभी। जी, तो उस माइथोलॉजिकल शो में मैंने बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग करने की कोशिश की, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं परफेक्ट हूँ उसमें, लेकिन मैं बहुत, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे ही उस शो में बात करता था कि देखो देवी शची, मुझे ऐसा लगता है कि भोलेनाथ ने अपना मन बना लिया है। अंधकासुर जो है अपनी तपस्या में यदि सफल हो गया तो हो सकता है मुझे खतरा हो। मैं इस लेवल पे बात किया करता था। धीरज साहब को ये बात बहुत अच्छी लगती थी, और चंद्रकांत गौड़ जी जो उसको सीरीज डायरेक्टर थे, वो मुझे कभी कभी लंच पे आके बताया करते थे, तूने अच्छा किया तूने। मतलब आपने मैं इसको एक बहुत ही साधारण शब्दों में कहूंगी कि आपने एक चालाकी की। जी, मैंने अपने एक्टर को बचाने के लिए, मतलब अपने टाइप कास्ट को बचाने के लिए आपने
एक ये इस तरह का एक जी हाँ, मैं सही समझ रही हूँ जहाँ तक है, ताकि हाँ, आप टाइपकास्ट न हो। जी हाँ, और आपको हर वक्त हम जो है देवराज इंद्र के रूप में ही न देखें। करेक्ट। जी, क्योंकि ऐसा हो गया था, जी, बहुत सारे लोग जो एक्टर जिनको कि तो मुझे उस बात से डर था, तो मुझे हमेशा दिलीप साहब की वो बात जी याद बिल्कुल आती सही थी। का। भगवान राम जो बने, सीता जो बनी, फिर वो भगवान राम और सीता से अलग हम उन्हें देख ही नहीं पाए। करेक्ट। देख ही वो नहीं पाए। और जबकि वो इतने अच्छे कलाकार हैं, जी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल आप उनको टाइपकास्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आपने और भी पौराणिक धारावाहिक जय हनुमान, श्री गणेश, जय संतोषी माँ, इनमें भी अभिनय किया, जी, अलग अलग किरदार किए होंगे। जी, तो वही मैं आपसे जान रही थी कि पौराणिक धारावाहिकों में काम करते रहने से एक कलाकार टाइपकास्ट हो जाता है, खतरा हो जाता है। जी। तो क्या हर कलाकार आपकी तरह चालाकी से अपने आप को बचा ले? हर एक की वश में भी नहीं होता ये, हर एक के देखिए पास ये इसमें, ट्रिक भी हाँ, नहीं होती है। इसमें सोचना पड़ता है। हाँ। और हर कलाकार अपनी अपनी कैपेबिलिटी के साथ में पैदा हुआ है ना। जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होती है वो यूज़ करता है। तो इसमें यही है, क्योंकि उस समय पौराणिक सीरियल्स का दौर शुरू हुआ, और मेरे दिमाग में ये भी रहता था कि मुझे बम्बई में रहने के लिए पैसा भी कमाना है। जी बिल्कुल। और मुझे एक अच्छी ज़िंदगी भी चाहिए, ताकि मेरे बच्चे भी पढ़ सकें, वो भी एक अच्छे स्कूल में जा सकें, और हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा एक बिज़नेस चल सके। ये एक हमारे लिए एक तरीके से बिज़नेस ही है, व्यापार है। बिल्कुल। क्योंकि आप ये महसूस करेंगे कि वो जो दौर था कला के लिए और व्यवसाय के लिए, वो दौर थोड़ा सा ना पीछे छूट गया। तो हम अब उस दौर में आ गए हैं कि जहाँ पे हमें पैसे की ज़रूरत है। यहाँ जब हम आए हैं तो गाड़ी में पानी नहीं डलता है, गाड़ी में पेट्रोल डलता है, और गाड़ी की जरूरत पड़ती है ना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन दिनों जितने भी पौराणिक सीरियल हुए और ओम नमः शिवाय के बाद में मुझे ऑफर हुए, मैंने उनको किया। लेकिन साथ ही साथ में मैंने हमेशा उस चीज़ का ध्यान में रखा कि मैं कहीं टाइप कास्ट ना हो जाऊं। और उसी का ये रीज़न है कि मैंने आज की डेट में 50-60 से ज़्यादा शोज़ किए, और एक से एक बड़े शोज़ किए, और बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ। शायद आज की डेट में इंडस्ट्री में जितने भी डायरेक्टर हैं, सभी के साथ में कहीं ना कहीं मैंने काम किया हुआ है, और मैंने अच्छा काम किया। मैंने कभी भी काम को टाला नहीं, चाहे रात हो दिन हो। तो उसका मुझे उसका बहुत फायदा मिला है। एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी कला है कि आप उस रोल से निकलना भी आना चाहिए कलाकार को। एक कलाकार वही है कि आपको जो भी रोल दिया जाता है, आप पल पल में उससे निकल जाएं। आप उसको घर मत लेके जाइए। हाँ। अगर घर लेके आप चले गए तो आप फिर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, फिर आप उसमें अटक जाएंगे। या अगर एक ही मंच पर आपको या एक ही फिल्म में कई कैरेक्टर करने को मिल रहे हैं, तो हर रोल से निकलना आपको आना ही चाहिए। पल पल में आपको अभी रोना है, अभी हंसना है, देखिए, हाँ, अभी रोना हम लोग 3-3 शिफ्ट किया करते थे। यहाँ से निकल के वहाँ शूटिंग पे जा रहे हैं, वहाँ से वहाँ निकल के शूटिंग पे जा रहे हैं, तो उसमें अलग अलग करना पड़ेगा, तभी काम बनता है, वरना तो फिर गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। तो अब आपको देखकर हम कह सकते हैं कि आप टाइपकास्ट नहीं हुए, क्योंकि आपको इतनी जगह हमने देखा है, आप हर जगह एक अलग फ्रेम में नजर आए हैं। मुझे टाइपकास्ट करने की कोशिश की गई। जैसे एक बहुत मशहूर डायरेक्टर थे, कालिदास जी, जिन्होंने हाफ टिकट डायरेक्ट की, भीगी पलके डायरेक्ट की। वो NFDC में पिक्चरें बना रहे थे 2-3। तो जब मैं उनके ऑफिस में गया तो मुझसे बोले कि तुमको देखकर मुझे यंग विनोद खन्ना याद आता है, तो तुमको मैं नेगेटिव रोल दूंगा। तो मैंने बोला, दादा आप जो देंगे सर आंखों पर मैं करूंगा। बाद में वो मुझे बहुत प्यार भी करते थे। तो वो दादा की बीच में डेथ हो गई, फिर वो NFDC का कुछ पॉलिसीज चेंज हुई, वो उन्होंने फिल्मों में जो पैसा लगाना था वो सब बंद किया वहाँ सब से। तो वो उसमें से एक फिल्म तो शायद कोई रिलीज़ हुई थी, बाद बाकी फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। तो वो मुझे वहाँ टाइपकास्ट करने का डर था कि मुझे 3-3 फिल्मों में नेगेटिव रोल मिल रहा था। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ मंदाकिनी जी कि कुछ लोग मुझे देख के कहते थे, यार तुम्हारी आंखें देख के लगता है कि तुम्हें नेगेटिव रोल ही मिलना चाहिए। बाद में एक दौर ऐसा आया कि नहीं यार, आप तो शरीफ आदमी हो, आपको पॉजिटिव रोल ही मिलेगा। हमारे यहाँ इस समय नेगेटिव रोल की जरूरत है, आपको कोई पॉजिटिव रोल होगा तब बुलाएंगे। अब बीच में ऐसा आ गया कि इनको कुछ भी दो, पॉजिटिव दो, नेगेटिव दो, कॉमेडी दो, ये कर लेंगे। अब कोई ऐसा सोचता नहीं। ये हरफन मौला है कलाकार। जी, मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो ऊपर वाले की कृपा ये रही है, और यही मेरी मेहनत है
कि मैं अब तीनों चीज़ों में बहुत कंफर्टेबल हूँ। जी, बहुत अच्छा लग रहा है ये बात करके। और श्रोता, हम आपको बता दें कि इस समय हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता संजय स्वराज जी से। तो संजय जी, हम बात कर रहे हैं आपके एक्टिंग को लेकर, आपके सीरियल्स को लेकर, फिल्मों को लेकर। बहुत सारे फेमस सीरियल आपने किए हैं, जैसे कि कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन, विरासत, मंगलसूत्र एक मर्यादा, या कसौटी जिंदगी की, और नागिन, जो कि बहुत ही सफल धारावाहिक माने गए हैं, आपने काम किया है। तो इन धारावाहिकों में काम करते समय कोई ऐसे पल जो आपको आज भी याद हों, आपको कहीं अपना किरदार पसंद नहीं आया हो, या किरदार नहीं चाहते हुए भी अच्छा किरदार मिल गया हो, ऐसी कोई बात अगर याद हो तो हमसे साझा कीजिए। देखिए, एक शो था जिसमें शायद मैंने आपको बताया नहीं, जमाई राजा जी, जो 2014 का शो था, जमाई राजा। उसमें वो एक इस तरीके का शो था जिसमें कि कॉमेडी, ट्रेजेडी, फन, और ये बहुत ही एक फेमस शो था ZTV का। बिल्कुल। तो ये एक एक्टर के लिए एक चैलेंज होता है कि आप उसमें रोल कर रहे हैं और ऐसा रोल करें कि आपको, जो हीरो हीरोइन को तो प्यार करते ही हैं लोग, जो उनके जो फादर बने हुए हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट के, तो वो जो सिद्धार्थ जो कैरेक्टर था, और क्या कहते हैं, रोशनी जो लड़की जो कैरेक्टर का नाम था, उनके सास ससुर, मैं और श्रुति उल्फत दो लोग थे, हस्बैंड वाइफ हम बने हुए थे। हम चारों की कुछ टाइमिंग जो है वो इस तरीके की मैच हो गई थी कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता था। देखिए, कभी कभी चीज़ें बन जाती हैं, आप कलाकार हैं, आप तो समझ सकती हैं कि कभी कभी बहुत रिहर्सल करने के बाद भी कुछ नहीं होता है, और कभी कभी थोड़ा करने के बाद भी अच्छा लगने लगता है, ट्यूनिंग मिल जाती है। तो ट्यूनिंग मिल जाती है आपस में। तो एक तो आपस में आपका रिलेशनशिप कैसा है, तो हम लोग सब लोग बहुत फन लविंग, और एक दूसरे के ऊपर जोक क्रैक करना, और कोई बुरा नहीं मानता था। सबसे बड़ी बात यह है कि सब उसको एक बहुत ही स्पोर्टिंगली लेते थे। और जो डायरेक्टर था, वो भी मैंने कई बार देखा था, हमारे जो डायरेक्टर थे वो भी हंस के गिर पड़ते थे शॉट के बाद में। जो हम लोगों की जो आपस में जो टाइमिंग होती थी वो बहुत मज़ेदार होती थी। तो ये एक जो जमाई राजा शो था, मैं इसका मेंशन करूंगा। और उसके बाद मैं मेंशन करूंगा एक शो था जो कि इमोशन के लेवल पे बहुत ज़बरदस्त था, महेश भट्ट साहब का लिखा हुआ, महेश भट्ट एंड गुरुदेव भल्ला का शो था, नामकरण, जो कि स्टार पे आता था, स्टार टीवी पे। वो बड़ी एक दिल को छूने वाली एक कहानी थी उसकी। तो वो करते हुए मुझे, देखिए अब कहाँ एक जमाई राजा जैसा शो, हंसी मजाक, हंसी मजाक, आज तक मुझे बहुत सारे लोग जो है, यंग लड़कियां हैं, वो सब हैं, वो जमाई राजा और नामकरण को लेके बहुत, मतलब दे आर वेरी इमोशनल कि सर वो शो फिर से आना चाहिए, नामकरण फिर से आना चाहिए शो। तो ये कुछ ऐसे शोज़ हैं जो, और आपने तीसरे शो का नाम लिया जिसका नाम है कसौटी जिंदगी। ये एक ऐसा शो है जो कि एक एक्टर का सपना होता है कि इस तरीके का रोल करने का। ये हीरो भी है, नवीन बाबू जो कैरेक्टर है, वो विलेन भी है, वो कॉमेडियन भी है, वो कैरेक्टर आर्टिस्ट भी है, वो फाइटर भी है, वो सिंगर भी है, वो डांसर भी है। वो नवीन बाबू का ये कैरेक्टर था कि प्रेरणा को लुभाने के लिए वो हर चीज, वो प्रेरणा को पसंद, मतलब किसी तरीके से प्रेरणा पसंद आ जाए तो कभी तो अपने बालों को रंग के आ जाएगा, कभी कपड़े दूसरे पहन के आ जाएगा, कभी चश्मा लगा के आएगा, कभी उतार के आएगा, कभी सुर और ताल की बात करेगा उसके सामने, कभी उसके कॉलेज में पहुंच जाएगा, यानी येन केन किसी तरह से येन केन प्रकारेण उसको साम दाम दंड भेद वो उसको अपनाना चाहता है। जी। और देखिए ये एक अलग, ये मैं ये मानता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि एकता कपूर जैसी प्रोड्यूसर जो है ना, वो बहुत आसानी से किसी भी आर्टिस्ट को इस तरीके के रोल पे भरोसा नहीं कर सकती। बट पता नहीं कौन से ज़माने का मेरा कोई ऑडिशन उनके पास रखा हुआ था, उसको देखने के बाद में उन्होंने मुझे डायरेक्ट शूटिंग पे बुलाया। मैं तो बड़ा ताज्जुब में था कि ये कहीं मजाक तो नहीं है
क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट रोल जी। और ये बिना कोई पूछे ताछे, बिना कुछ उसके, तो शायद उनको कहीं ना कहीं तो जो उसकी जो क्रिएटिव थी, उसने मुझे बताया कि संजय जी जब हमारी मीटिंग हुई तो हमें भरोसा था, हमने इसीलिए आपको बुला लिया, वरना हम क्यों बुलाते थे आपको। सही बात है। तो मुझे बड़ा ये ताज्जुब हुआ कि देखो ये कहीं ना कहीं ये इन्हीं पिछले शोज का वो है कि ये लोग देखते हैं कि ये आदमी इस तरीके का काम कर सकता है। जी। और टचवुड उन दिनों मैं तो हमेशा स्टार्स को बहुत मानता हूँ मंदाकिनी जी, बिल्कुल, कि जब आपके स्टार्स फेवरेबल होते हैं ना तो आप हर चीज सिंक में करते हैं, हर काम आपका बढ़िया होता है। और एकता कपूर जी की शूटिंग ऐसा होता है कि बहुत लास्ट मोमेंट पे कभी कभी लिख के आते हैं, कभी डे एंड नाइट का वहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको काम करने वाले हैं तो आप काम करके बताइए। तो इसीलिए मेरा इतना ज़बरदस्त रोल था, मैं रात को 1 बजे भी अगर शूटिंग ख़त्म करता था और मुझे बोला जाता था कि आपका पहला शॉट सुबह 7 बजे है, तो आप 7 बजे पहुंचते? तो मैं पहुंचता था। मैंने आज तक कभी भी उन शो में कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं मैं बहुत थक गया हूँ, नहीं मेरा यही कलाकार की सबसे बड़ी मैंने कसम खा ली थी, मैंने कसम खा ली थी कि ये जो एकता कपूर ने, बालाजी टेलीफिल्म्स ने मेरे ऊपर भरोसा जो किया है, वो भरोसा मैं इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। बहुत बड़ी बात सर। और हम क्या है कि हम देखिए कुछ भी हो जाए, हम लोग उस स्कूल के हैं कि जहाँ पे हमारे लिए प्रोड्यूसर्स के साथ में लॉयल्टी और उनका फायदा देखना, उनका काम ना बिगड़े, ये बहुत है हमारे सारे जो हमारे जितने भी 90s के जितने भी एक अच्छे इंसान का गुण भी कलाकार है। ऑफिस में काम करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे 90s के जितने हमारे साथ के एक्टर हैं, हम लोग जब भी बात करते हैं ये कहते हैं कि यार प्रोड्यूसर अगर जिंदा रहेगा तो हम हैं। जी बिल्कुल, अगर प्रोड्यूसर नहीं रहेगा तो हम रहेंगे नहीं। तो इसीलिए प्रोड्यूसर कमाए, हम कमाए, 100 लोगों का घर चलता है, ना जाने कितने लोगों को रोजी रोटी मिलती है। तो और इसी से इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। तो इसीलिए ये मेरा बड़ा वो था और थैंक गॉड कि उनको मेरा काम बहुत पसंद आया, जिसमें कि मुझे अवार्ड भी मिला बेस्ट विलेन का। तो इसीलिए मुझे ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे, तो ये जो लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल, तो ये एक एज एन एक्टर क्या करते हैं, आपकी एज बढ़ाते हैं। तो उसी एज की बात है कि देखिए वही हुआ कि यहाँ पे बालाजी के लिए ही शो लिखती थी मुक्ता ढोंड, और उनका एक बड़ा फेमस शो है कलर्स पे मन्नत। तो मुझे अभी जिस रोल के लिए बुलाया गया वो भी ऐसे ही डायरेक्ट बोला गया कि आप शूटिंग पे आइए। वो विश्वास जो आपने कमाया जी हाँ, वो विश्वास जो मैंने कमाया है वो ही सीधा, और ये भी इतना बढ़िया रोल उन्होंने मुझे दिया है कि एक एक्टर के ना उसको एक ऑक्सीजन मिल जाती है जी काम करने के लिए। क्योंकि ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि भाई टेलीविजन पे एक तरीके के रोल्स होते हैं, मोनोटोनस हो जाता है, लेकिन लकीली ऐसा पीछे मेरे साथ में नहीं हुआ। जी बहुत अच्छा लगा, आपसे और भी बात हम करेंगे। बहुत उनका तो खैर कहना ही क्या अपने ज़माने के, और उनकी कई फिल्में हमने देखी है, दूरदर्शन पे ही देखी, तो पता चलता है कि उस ज़माने में भी कितना गहरा काम वो कर गए हैं। और ये गीत तो उनका जीता जागता नमूना है, बस पूछेगा, बहुत शानदार। तो चलिए सुनते हैं। तो संजय जी, हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने रोल निभाए हैं। वो टर्निंग पॉइंट की जो हम बात कर रहे थे, तो आपकी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट हमें बताइए, जहाँ आप महसूस करते हैं कि मेरी ज़िंदगी का ये टर्निंग पॉइंट है कि जब मैंने अब पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक तो यही था कि जब मुझे केतन मेहता साहब ने मंगल पांडे में कास्ट किया था, तो मंगल पांडे बहुत बड़ी पिक्चर थी। ऐसा लोगों का कहना है कि व्यवसाय की दृष्टि से प्रोड्यूसर के लिए शायद वो उतनी फायदेमंद ना रही, उतनी ना चली, लेकिन उसको बहुत सारे लोगों ने देखा जी, और हमने अपना काम अच्छा किया। और जब आप अच्छा काम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं लोगों की नजर में आते हैं। और वो तो थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर भी वो फिल्म प्रोजेक्ट था वो। हाँ, और तो इसीलिए वहां से मेरी पहचान बनी। तो मुझे लगा कि अब काफी लोग, फिर प्रकाश झा साहब ने जो मुझे गंगाजल में जो रोल दिया, फिर संजय गुप्ता जी ने मुझे मुसाफिर में जो काम दिया, और परवाना में दीपक बारी साहब ने जो मुझे काम दिया अजय देवगन जी के साथ में, और उसके बाद में अतिथि तुम कब जाओगे। ये इन फिल्मों, जब ये फिल्में हो गई तो ये मैं समझ गया था कि अब मुझे एक स्टैंडिंग मिल जाएगी, लोग मुझे जानते हैं, मुझे बुलाते हैं। फिर मेरा एक जो दूसरा, जो मैंने आपको जो पहले बताया था कि मैं यहाँ सिर्फ
पैसे कमाने के उद्देश्य से पैसा कमाना है जी, लेकिन मुझे ये नहीं करना था कि मुझे कोई भी फिल्म करनी है। तो अतिथि तुम कब जाओगे के बाद में एक ऐसा दौर आने लगा कि जहाँ पे वो जो बी ग्रेड और सी ग्रेड और इस तरीके का जो शुरू हो गया, तो मैंने अपने आप को टेलीविज़न की तरफ मोड़ दिया जी, क्योंकि टेलीविज़न पे मुझे हमेशा से ए ग्रेड के रोल ऑफर हुए हैं जी, हमेशा से। जो प्राइम लीग के कैरेक्टर हैं, हीरो का फादर है, हीरोइन का फादर है, या मेन विलेन है, या कोई गांव का चौधरी है, या कोई उसमें एक बहुत बड़ा वकील है, या वो है, तो इस तरीके के इतने पावरफुल और एक्टर्स वाले कैरेक्टर, ये बात तो है कि मतलब मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे जो भी कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर बुलाता है वो तभी बुलाता है कि वाकई उस रोल में कुछ होता है, वरना कुछ बुलाते नहीं है मुझे। और जी, तो इसीलिए ये कलाकार की पहचान है ना। हाँ। उन्हें पता है कि जैसे ही संजय जी को बुलाया जाएगा ये काम हो जाएगा। तो एक विश्वास कमाया आपने। जी, मैंने विश्वास कमाया है और टर्निंग पॉइंट मेरा तभी से मेरा ये शुरू हो गया था। और मैं अब जो लेटेस्ट जो मैं आज की डेट में अगेन जो मुझे ऑक्सीजन दी है, जो मुझे मेरे ये कलर्स के दोनों शोज ने बैक टू बैक, इससे पहले डोरी एक शो चल रहा था वो, और ये दूसरा मन्नत, ये बहुत अच्छा एक शो है। और अब तीसरा जो मैं एक प्ले कर रहा हूँ जो एक म्यूजिकल प्ले है जो आप देखेंगी कनीज, अगले महीने उसके शोज हैं मुंबई में NCPA में जी। वो बहुत ही अच्छा शो है, बहुत अच्छी गज़लें हैं उसमें, गाने हैं, गीत हैं, तो वो भी मेरा रोल बहुत कमाल का रोल है और मुझे करने में बहुत मज़ा आ रहा है जी। तो उसके लिए तो आपको हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि आपके आने वाले शोज जो हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश हों और हम सभी देख पाएं उनको, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो सच्ची घटनाओं पर आधारित कई क्राइम शो में भी आपने काम किया है जो देर रात आते हैं, जैसे कि CID अदालत है, सावधान इंडिया है, क्राइम पेट्रोल है। क्राइम पेट्रोल में तो शायद आप नहीं थे, लेकिन इस तरह के जो ये क्राइम पेट्रोल में जो इंस्पेक्टर बनता है वो मेरा छोटा भाई है। अच्छा जी, क्या बात है। हाँ। तो ये इतने सारे आपने भी जो आपराधिक से कुछ कह सकते हैं हम सीरियल हैं, इनमें काम करने का अनुभव एक कलाकार का कैसा रहता है? क्योंकि कहानी, घटना चक्र कुछ अलग किस्म का, एक जो सेंसेशन पैदा कर दे, रहस्य पैदा कर दे, रोमांच जी। क्या लगता है कलाकार को, क्या करने के बाद हम डर जाते हैं या कोई निजी जीवन में इसका कुछ फर्क पड़ता है कलाकार के मन में? देखिए, निजी जीवन में किसी के पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, लेकिन मेरे जीवन में पढ़ा और मैंने तब ये डिसाइड कर लिया, अब मेरे पास कोई भी क्राइम शो अगर आता है तो मैं उनसे 2-3-4 बातें ज़रूर पूछता हूँ। एक तो मैं कोई भी ऐसा कि जहाँ पे छोटी बच्ची का मर्डर करना है, उसके साथ कोई गलत हरकत करनी है, कोई उसको डराना है, धमकाना है, उसको वो करना है, या अपनी माँ के साथ में मार पिटाई करनी है, बाप के साथ में मार पिटाई करनी है, ये करते हुए मैं, क्योंकि मेरे साथ मैंने बहुत साल पहले एक शो किया था, वो मैंने कर तो दिया था मंदाकिनी जी, लेकिन मुझे फिर रात को नींद नहीं आई जी। और मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो सीन करते हुए मुझे बहुत गंदा लगा। वो बेचारी छोटी सी बच्ची जो आई हुई थी सेट पे, और देखिए यूं तो कहने के लिए तो ये आर्ट है और कला है, लेकिन सब एक्टिंग ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कलाकार का अपना कोई आपका व्यक्तिगत एक मत होता है और व्यक्तिगत आपकी जिंदगी होती है। हम जहाँ से पढ़े लिखे हैं और हमने जिस तरीके का नाटक किया है, जो सोच लेके इंडस्ट्री में आए हैं, वो मेरी सोच पे फिट नहीं बैठ रहा था। तो मैं उस रात बहुत परेशान रहा और मैंने उसी दिन ये डिसाइड किया कि अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा। और वो मेरे दिमाग पे बहुत दिन तक प्ले करता रहा जी। और मैं जब इस तरीके का कोई भी शो आता है, मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि मुझे 3 पॉइंट बता दीजिएगा। कोई छोटी बच्ची के साथ में, किसी माँ बाप के साथ में मार पिटाई करना, क्योंकि मैं इन सब के बहुत खिलाफ हूँ, और कोई भी ऐसा गंदा काम करना जो कि हालांकि रियलिटी में हुआ होगा, लेकिन हमारी कॉन्शियस अलाउ नहीं, लेकिन मेरी कॉन्शियस पर्टिकुलरली मुझे अलाउ नहीं करती है। और जहाँ पे भगवानों को गाली बकनी है, वो सब करना है, दारू पी के वो सब कहलवाना है, डिमीन करना है, अपने रिलीजन के बारे में उल्टी सीधी बकवास करनी है,
वो मैं नहीं कर पाता हूँ। सही कहा आपने जी। एक कलाकार की यही पहचान है, हम पैसे के लिए हर बात थोड़ी करते हैं कि हमें पैसा मिल रहा है, हम कुछ भी अश्लील परोस रहे हैं जी। कुछ भी कर देने से हमें कोई गुरेज ही नहीं है जी। इसीलिए वो सी ग्रेड और बी ग्रेड की फिल्मों में मैंने काम करना बंद किया, क्योंकि वो जो जिस तरीके के आप सोचिएगा कि आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका पोस्टर दिखता है तो वो उसका बड़ा अजीब सा असर इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर और खुद पर भी। आप खुद भी अपने आप को करेक्ट। मैं खुद जब अपने वो पोस्टर देखा करता था पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैंने भी इस तरीके की 2-3 फिल्में की थी, तो वो उन्होंने पोस्टर वैसे ही लगा दिया था। हाँ। तो एक बार मेरा बच्चा जा रहा था अपनी माँ के साथ में, कहता मम्मी पापा। सही बात है। जी। तो वो बहुत अजीब सा लगा सुन के। बिल्कुल सही कहा। तो एक आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि एक कहीं पत्नी का रोल था जिसे बहुत मारना था पत्नी को, मतलब ऐसा कोई रोल था जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था। जी हाँ। हाँ, ये घटना क्या है वो बताइए। ये घटना ये है कि ये एक शो है जी टीवी का शो जी, शिव शक्ति, जो कि अभी पीछे ही चल रहा था। तो उसमें बात पे औरत को मारना, बेड से निकाल के और वो सब करना, मैं जिंदगी में नहीं सोच सकता औरत के ऊपर हाथ उठाना जी। क्योंकि बेसिकली मैं उन मर्दों को बहुत कमजोर समझता हूं जो औरत के ऊपर हाथ उठाते हैं जी। क्योंकि ऊपर वाले ने औरत को फिजिकली, मतलब शारीरिक तौर पे आपसे कमजोर बनाया है। वो बात अलग है कि कोई पहलवानी करती हैं या कोई बॉक्सर हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन आम तौर से जो औरत है वो मर्द से थोड़ी सी कम उनमें शक्ति होती है। तो आप अपने से कम शक्ति वाले पे हाथ उठाते हैं। भाई मैं आपको तब मानूं जब आप किसी पहलवान से जाके लड़ें, तब तो आप बहादुर हैं। आप किसी औरत के ऊपर हाथ उठाते हैं तो आपसे ज्यादा नामर्द कोई नहीं है मेरी नजर में। अब उस शो में मुझे बार बार ऐसा ही करना था। आया, उसने जरा सा बोला, बीवी ने आके कुछ बोला कि जी मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं, तो थप्पड़ मार दिया। फिर वो दुनिया के सामने आई तो उसको बोला कि नहीं तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पे जो शगुन की बात चल रही है, तुम्हारे कदम पड़ते ही अब शगुन हो जाएगा, तुम यहाँ से भागो। तो ये जो है ना, ये मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था। यहाँ तक तो सही था, पर लोगों के सामने आके उसको खींच के बेल्ट से मारना और वो सब करना, वो जिसने भी देखा होगा मुझे मनी मन बहुत गालियां बकी होंगी। वो बहुत ही अजीब था। उसमें भी मैं उस कलाकार से बाद में 10 बार माफी मांगता था। अरे भाई सीमा जी मुझे माफ करिएगा, मैं तो नहीं गई। बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। ये हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं और आपके कहीं लगी तो नहीं, कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं ऐसा तो नहीं है। आप फिर मतलब 10 बार मैं पूछता था कि मैं पहले यहाँ मारूंगा और आप बचा लीजिएगा, यहाँ पे पड़ेगा तो आप चिल्लाइएगा। तो इस तरीके का वहाँ पे माहौल हम लोग होता था। लेकिन ये भी चलिए, ये तो एक एक्टिंग का एक है कि इस तरह का रोल निभाना पड़ा। और एक सखाराम बाइंडर नाटक है, उस पर भी यही था कि सखाराम बात पर जो है अपने गालियां बकते थे और लात मारने से उन्हें गुरेज नहीं था पत्नी को। तो दर्शक बड़े खुश होते थे, लेकिन कलाकार की हालत बड़ी बुरी होती थी। और वो मंच पे ही स्त्री कलाकार से पूछते, भाई माफ करना, ज्यादा लगी तो नहीं, यहाँ पैर ज्यादा तेज तो नहीं उठा। तो इस तरह के कलाकार के सामने ये दुविधा आती है। और एक सच्चा कलाकार तो थोड़ा महसूस करता ही है, जो इमोशनल है। तो संजय जी, बात चल रही थी क्राइम शो की। सच्ची घटनाओं पर आधारित जितने भी क्राइम शो आते हैं लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही पॉपुलर शो हैं ये, दर्शक पसंद करते हैं। हर वर्ग का दर्शक इसे देखता है, बच्चा भी देखता है, युवा भी देखता है, बूढ़े भी देख रहे हैं, औरतें खास तौर से पसंद करती हैं। तो क्या इनका दर्शकों की मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता ही होगा, जैसा कि कलाकार की हेल्थ पर प्रभाव पड़ सकता है? और आप क्या मानते हैं कि ये जो आते सच्ची घटनाओं पर आधारित सीरियल हैं, लेकिन ये जनता में डर फैला रहे हैं या जागरूकता फैलाते हैं? देखिए, इसमें दोनों ही बातें हैं, 50-50% है। क्या होता है कि आप सुबह उठें और अगर आप सुबह उठ के ही अगर इस तरीके का कुछ देख लेंगे तो पूरे दिन आपका पूरा दिन जो है ना वो खराब हो जाएगा। अगर आप सुबह सुबह उठ के गोली चलाना, मारपीट करना, चाकू मारना और गाली गलौज करना, अगर आप इस तरीके की चीज़ें देखेंगे तो पूरा दिन आपका ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल। सुबह का टाइम होता है कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनने का,
विविध भारती सुनने का, है ना, जिसमें कि बहुत अच्छे गाने आते हैं, अच्छे गीत आते हैं, अच्छी बातें आती हैं। तो मैं समझता हूं कि दर्शकों को भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई बेशक आप रिपीट टेलीकास्ट होता है उसका और जो कुछ होता है, लेकिन आप 50% रखिएगा। 50% जागृति के लिए भी है कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं समाज में, और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को आप लोगों को थोड़ा सा ना सजग करना पड़ेगा, सावधान करना पड़ेगा कि देखो भाई, तुमसे कोई इस तरीके से बात करे तो उसकी बातों में मत आना, इस तरीके से कोई पूछे तो ये मत बताना। तो ये एक जागरूकता समाज में इन शोज के जरिए आई है। और लेकिन दूसरा ये है कि कभी कभी क्या होता है कि उसमें वायलेंस इतना ज्यादा है और इतनी डायरेक्ट वायलेंस होती है, और सच्चाई दिखाने के नाम पे कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि दहशत जो कमजोर दिल के लोग हैं वो दहशत खा जाते हैं। तो इसीलिए ये जो बेचारे बच्चे हैं या जो लोग हैं या बूढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको इस तरीके का दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको दहशत तो आएगी। तो मेरे ख्याल से देखिए, इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। आपको कितना वायलेंस दिखानी है, कितना, कुछ चीजें आप सिर्फ कह के बता दीजिएगा। संकेत मात्र बहुत होता है। संकेत मात्र जो है ना, वो आप दर्शकों की इंटेलेक्ट को उसको चैलेंज मत कीजिएगा कि वो नहीं समझेंगे। ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा कुछ होता था, लोग समझ जाते थे। आप देखिए पुरानी फिल्मों में जब प्रेम का दृश्य, दो फूल टकरा रहे हैं, और हम समझ जाते थे, लोग समझ जाते थे कि अब नायक और नायिका के बीच कबूतर उड़े या तोते उड़े या चिड़ियाएं उड़ी, तो सब समझते थे कि इसका क्या मतलब है, अब क्या होने वाला है। जी हाँ। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूँ इतनी ज़्यादा गालियाँ बकना। और देखिए, आर्ट जो एस्थेटिक सेंस होता है कला का, वो आपको हमेशा रखना चाहिए। जो हमारे पुराने कलाकारों में था, पुराने डायरेक्टर्स में एक भी जो था, मिठास, जो मिठास मधुरता है, वो बनी रहनी चाहिए अगर कठोर भी बनना है। जी हाँ, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के उसको देखें, आप पूरे परिवार के साथ देखें। मैं मनोरंजन उसी को मानता हूँ। जी, बिल्कुल। जो आप अलग अलग जाके कि नहीं मेरी बहन देख रही है, मेरी माँ देख रही है, मैं अभी नहीं देखूंगा, तो वो मैं उसको कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ। ये है। मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर बात करूं संजय जी, तो मैंने 1-2 एपिसोड कोई क्राइम पेट्रोल के देख लिए होंगे, और मुझे लगता है कि उसके बाद मुझे हर आदमी वैसा ही लगने लग गया। वो जो विश्वास जो था, एक अपनापन, जो ऑफिस जा रहे हैं या पड़ोस में जा रहे हैं, गली से निकल रहे हैं, हर जगह अविश्वास सा लगने लगा। तो मैंने उसे देखना बंद कर दिया। मुझे लगा कि इस तरह से तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट। मैंने ये जो रोल किया था कसौटी जिंदगी वाला, तो इसके बाद में मैं किसी जगह पे गया, किसी प्रोग्राम में, तो उसके ऑर्गेनाइज़र बाद में हमें अपने घर पे खाना खिलाने के लिए ले गए। अब जब मैं वहाँ खाना खाने के लिए गया, तो उनकी वाइफ और उनकी जो सिस्टर इन लॉ वगैरह थी, तो वो घड़ी बड़ा बच के तो वो ऐसे करके एक बार भी उन्होंने आवाज़ नहीं निकाली कि भाई ये खा लीजिए। आमतौर से औरतें घर में जाओ तो बोलती हैं कि भैया आप ये खा लीजिएगा, वो खा लीजिएगा। तो वही मोर्चा संभाले हुए थे ऑर्गेनाइजर साहब कि अरे सर आप ये खाइए, वो खाइए। तब अब बात जब आई फोटोग्राफ खिंचाने की, तो उन्होंने सबके फोटोग्राफ अपने दोस्तों के, बेटों के, सबके निकाल दीजिए। लेकिन लड़कियों की फोटोग्राफ की बात आई तो बोली नहीं हम ठीक हैं, नहीं हम ठीक हैं, नहीं हम ठीक हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ये चक्कर क्या है? तो बाद में उसने बताया कि ये कह रही थी कि अरे ये बड़े खतरनाक हैं, ये मार भी देते हैं, ये एक्सीडेंट भी करवा देते हैं। हालांकि ये कलाकार की सफलता है, ये एक सफलता है कलाकार की। लेकिन देखिए, आप जो दिखाते हैं उसका आम जिंदगी पे ये प्रभाव लोगों में भी यही प्रभाव जी, वही जो कहा कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखा कभी। या प्रेम चोपड़ा कहीं दिखते थे तो लड़कियां भाग जाती थी। करेक्ट। ये होता ही है। कितना शानदार, कितना गहरा अभिनय होता रहा होगा। ओम नमः शिवाय करने के बाद में जो नए नए बच्चे पैदा होते थे, वो उन माएँ उनको आशीर्वाद दिलाने के लिए हमारे पास लाती थी। देखिए वही कि एक समय में हाथ रख दीजिएगा, इतना उसका विश्वास, एक समय में कि सो जा बच्चा, गब्बर आ जाएगा। तो गब्बर सिंह का इतना आतंक था। या अभी दुश्मन में आशुतोष राणा साहब की आंखें देखने के बाद जो डर पैदा होता है, तो ये कलाकार की सफलता है कि जहां हम उसको उसी रूप में देखने लगते हैं।
तो आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया कि लोग किस तरह से घर में, खासतौर से स्त्रियां जो हैं डरने लगती हैं। करेक्ट। तो आप ये बताइए संजय जी, आपके अपने शौक क्या हैं? कला पर तो हमने बात कर ली कि आपको एक्टिंग आपका सबसे बड़ा और महंगा शौक है। लेकिन इसके अलावा भी जब आप फ्री होते हैं जिंदगी में, कभी फुर्सत के पल होते होंगे जब शूटिंग नहीं होती है, तब क्या पसंद करते हैं? देखिए, मुझे तब खाली बैठना और खाली बैठे हुए गज़लें, अच्छा म्यूजिक सुनते रहना और लिखते भी रहना। जी, आपने कहा कि आपने लिखा है, उर्दू में नज़में लिखी हैं, गज़लें लिखी मतलब हैं। अपने जो मेरे जो ख्याल हैं, जो भी हैं, वो मैं पेपर पे उतारता हूँ। तो एक सुनाइएगा हमें। लिखता हूँ जी। और जब मैं दिल्ली में NSD में पढ़ रहा था, तब मैंने दूरदर्शन के लिए वहाँ पे एक धारावाहिक भी लिखा था। तब वो 13 एपिसोड होते थे। वो आज भी यूट्यूब पे दूरदर्शन के बहुत चर्चित शो में से जिंदगी इस पल, जिंदगी उस पल। अच्छा। हाँ, जी। उसमें से है। उसका टाइटल सॉन्ग जो था वो भी मैंने लिखा था और उसके सारे डायलॉग्स और पूरी पटकथा वगैरह सब कुछ, स्टोरी वगैरह मेरी थी। मैंने उसमें काम भी किया था। तो वो मुझे, हालांकि मुझे लिखने, मतलब फिल्म राइटिंग या टेलीविज़न राइटिंग, उसका मुझे कोई प्रोफेशनल बनने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन मैं ये जो उर्दू शेर व शायरी का जो शौक़ है और वो सब है, ये मैं पाले रखता हूँ। और ख़ाली वक्त में मेरा जो वक्त काटे का जो वसीला है वो यही है। तो कोई नज़्म हो जाए ऐसी जी, मैं जो आपने लिखी हो? जी हाँ, मैं आपको नज़्म। कुछ किताबें लिखी हैं आपने कोई, या किताब लिखने का इरादा है? तो ये जो मेरी, जब ये जो कंप्लीट हो जाएंगी, हाँ, एक 50 के आसपास, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक इसका कोई काव्य संकलन या जो जी निकाल सकूं। उस किताब को तो हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। जी हाँ। ये एक तो मेरा जो शेर था, वो एक गज़ल का वो जो शेर है कि सारी उम्र किसी ना किसी काम में रहा। सारी उम्र किसी न किसी काम में रहा, हर वक्त ही मैं एक इम्तिहान में रहा। वाह, क्या बात है। और यूं तो ये सारी उम्र अकेले ही कटी है, लाखों ख्याल आए जब भी ध्यान में रहा। क्या बात है, क्या बात है। जब आप ध्यान में रहते हैं तो आपको दुनिया भर के आपके ख्याल आते हैं, चाहे बेशक आप अकेले रहते हो जिंदगी में। बिल्कुल। लेकिन ये और ऐसी कोई नज़्म, ऐसी कोई कविता जो आपके दिल के करीब हो? जी हाँ, आपने कभी बहुत ही उत्साह के पलों में लिखा हो, या बहुत उदास, हताश रही हो कभी? मैं हताश और वैसा तो बहुत ज्यादा रहता नहीं हूँ, लेकिन कभी टूटन महसूस की हो कलाकार? हाँ, लेकिन जब कभी कभी एक गुबार उठता है तो वो मैं आपको ये सुनाता हूँ। आसमां चुप है, सितारे चुप हैं, नींद की गोद में जहां चुप है। क्या बात है। आज की रात है अलसाई सी, मेरी बेताबियां भी चुप चुप हैं। वाह, क्या बात है। खूबसूरत है ये झीलों का शहर है दिलबर, ये बिन पिए ही चढ़े सर पे नशा है दिलबर। कोई जादू, कोई तिलस्म है ये तेरी नजर, यही महसूस ये होता है तुझ पे जाए बिखर। क्या बात। ये हुस्न पी सकूं तो जिंदगी संवर जाए, मगर ये सोच के ए जाने हया जाऊं मैं डर। आंख है बंद, नींद कच्ची, तुम सोई हो। क्या बात है। आंख है बंद, नींद कच्ची, तुम सोई हो। जरा सी सरसराहट से जाग जाओगी, तेरे करीब की लज्जत है वो भी जाएगी। हजार गम है जिंदगी में, एक ये भी सही, चलो चुपचाप रह के दूर से ही देखते हैं। क्या बात है। चलो चुपचाप रह के दूर से ही देखते हैं। बहुत सुंदर। तो ये जो मेरी एक लेटेस्ट एक गजल है, आपको कुछ जैसे कि मैं कुछ शेर जो हैं, जो कभी कभी मैं अपने दोस्तों को सुनाता हूँ और बड़े वो होते हैं, मुनीर नियाजी साहब का जो मैं एक सुनता हूँ कि मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। तो ये जो ऐसे शेर है ना, जो आपको सुन के जो हम जो अब आदमी हैं, पहले कभी जाम होंगे, छलक गए होंगे। अच्छा। ये जॉन एलिया साहब का है। जॉन एलिया साहब। और एक बहुत, मैं तो मतलब उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ख्वाब होते हैं देखने के लिए, ख्वाब होते हैं देखने के लिए, उनमें जाकर मगर रहा ना करो। क्या बात है।
तो ये ऐसी जो सारी चीज़ें हैं, तो मुझे बचपन से ये माहौल मिला, क्योंकि हमारे घर पे भी मैं हाथरस का हूँ, तो काका हाथरसी आपको पता होगा कितने बड़े कवि रहे हैं। वो हमारे नाना के साथ में हमारे घर पे आते थे। क्या बात है। और ये बहुत सारे, ये जो नीरज जी की जो एक फेमस है कि जब भी शहर में कमरे के बाहर निकला, मेरे स्वागत को हर एक जेब से खंजर निकला, ये मैंने अपने घर पे ही सुन ली थी तब, नीरज जी से। हाँ, उन दिनों। क्या बात। तो ये संतोषानंद जी, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ, जब उन दिनों ये सब लोग हमारे यहाँ पे, तो मुझे एक वो माहौल मिला। उस माहौल का ही असर एक कलाकार के जीवन में रहता है, कविताएं सुनने का और ये नज़में और गज़लें सुनने और का। खाली वक्त में हमने जाना कि आप बांसुरी भी बजाते हैं जी, बहुत खूबसूरत बांसुरी आप जी, बजा मैं मतलब प्रैक्टिस करता हूँ। खूबसूरत तो क्या कहूँगा उसको, लेकिन हाँ, मैं मतलब, लेकिन एक वाद्य बजाना ही अपने आप में खूबसूरत होता है। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। आदमी को कुछ ना कुछ ऐसा जिंदगी में शौक पालना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। तो देखिए संजय जी, आज आपसे इतनी लंबी बातचीत हमने की और पता ही नहीं चला वक्त का। तो जी वाकई में है ना कि वक्त कैसे बीत गया। आपने पुराने इतने जख्मों को और बहुत सारी ताजा यादें भी कर दी आपने। लेकिन मेरा इरादा आपके जख्मों को छेड़ना था जी नहीं। बिल्कुल नहीं, वो जख्म लेकिन अच्छे वाले हैं। वो कलाकारों को ये इस तरीके, ये भी एक तरीके की ऑक्सीजन है जी बिल्कुल, कि इस तरीके के कलाकारों से के बारे में पूछे। मैं बहुत ज्यादा अपने स्ट्रगल के बारे में, इसलिए आपने देखा होगा, आपने पूछा कि आप कहाँ रहे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि क्या है, देखिए दुनिया में सभी स्ट्रगल करते हैं। हर आदमी अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। अरे क्या हो गया अगर हम एक दिन भूखा रह गए, या हम 10 दिन बस से चले गए, या हम ट्रेन से चले गए, या हमें किसी ने अपने ऑफिस से निकाल दिया। आम आदमी रोज ही बस और ट्रेनों में सफर कर रहा है, कितने दिन भूखा रहता होगा, आधा पेट खाना खाता ही होगा। और रिजेक्शन जो है, ये जिंदगी में, सबकी जिंदगी में आता है और होना भी चाहिए, और होना भी चाहिए, जरूरी भी तो इसीलिए मैं तो हमेशा जो अच्छी यादें हैं उनको रखता हूँ, और जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं उन्हीं को शेयर करता हूँ। बहुत अच्छा। तो आज आपसे बातचीत करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और विविध भारती का स्टूडियो भी बहुत ही खुश नजर आ रहा है मुझे। आपसे बातचीत का असर बहुत अच्छा पड़ा है। आप बताइए, आपको ये बातचीत अच्छी लगी? जी, मैं आपसे क्या बताऊँ, मैं 24 आवर्स मेरी गाड़ी में सिर्फ विविध भारती ही लगा रहता है, और ये हमारे लिए एक बहुत सुहानी याद है, क्योंकि जब हम दिल्ली से आए, दिल्ली में भी हम आकाशवाणी में जाते थे, और वापस में आज उस स्टूडियो में आना और आप सबसे बातें करना, ये एक बहुत सुखद अनुभव है। और मैं विविध भारती के सभी श्रोताओं को और आप सभी लोगों को उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपने इस लायक समझा कि अपने स्टूडियो में बुलाया। जी, तो आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं हमारे साथ थे मशहूर अभिनेता संजय स्वराज जी। तो आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया संजय जी। आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी महत्वपूर्ण बातचीत साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। और 5 रोज हो गए अमर सिंह गौना कर लाया है, तलब करवाना चाहिए और उसे आना होगा, और वरना एक रोज का हो 1 लाख रुपया जुर्माना। वो रहता आगरे में शाहजहां की फौज का अफसर, साथ में था भतीजा राम सिंह चढ़ती जवानी का, साथ में था भतीजा राम सिंह चढ़ती जवानी का। और जिक्र दरबार में चाचा तुम्हारा आज आया है, जिक्र दरबार में चाचा तुम्हारा आज आया है, तुम्हें कम ज़र्फ बेकारों गवारों में बताया है, तुम्हें कम ज़र्फ बेकारों गवारों में बताया है।